अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान। रमज़ान चल रहा है। रात 9 बजे के बाद हर गली में दिल वाली गली के नगमे गूंजने लगते हैं। डीजो ने तो दिल वाली गली छोड़ दी, मगर उसके बाप बिलाल सिद्दीकी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। आइए मिलते हैं बिलाल सिद्दीकी उर्फ डॉक्टर आबद अली से। आबद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? आबद भाई, आपने कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और क्या हम ये कह सकते हैं कि आज के बाद लोग आपको बिलाल सिद्दीकी के नाम से जानने लगेंगे? रिस्पांस तो कुछ इस तरह का ही आ रहा है, मैं जितने भी रिव्यूज़ भी देख रहा हूँ। हाँ। और लोगों का जो फीडबैक है, जो जैसे पहले हम सोचते थे कि सिर्फ थिएटर पे ही फ़ौरन रिस्पांस आता है, लाइव उसी वक्त आ रहा होता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया की वजह से जैसे ही एपिसोड आती है यूट्यूब के ऊपर, तो नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो बिल्कुल लाइव उसी तरह आ रहे होते हैं जैसे थिएटर में हमें किसी टाइम पे आदत पड़ी हुई थी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब हमने कोशिश की तो लोगों को अच्छी लगी। नहीं, ये आपका जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ये आपका जो अब तक के जो यादगार तरीन किरदार हैं ये उनमें से एक है। अच्छा, मैं शायद क्योंकि मैंने ज़्यादा पीटीवी पे काम किया बहुत ज़्यादा, तो पीटीवी की व्यूअरशिप जो है वो और तरह की है थोड़ी सी। तो इस वजह से मेरे बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर जो हैं मैं समझता हूँ कि वो मिस हुए हैं, वो देखे नहीं जा सके, क्योंकि वो एक डिफरेंट चैनल पे आ रहे थे और उसकी रीच डिफरेंट है। मुझे लगता है कि रॉजर जो एक ड्रामा था मेरा, वो बहुत बड़ा मैसिव हिट था, और उसमें मेरी बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशन थी पीटीवी नेशनल अवार्ड्स में, और उसकी टोटल 11 नॉमिनेशन थी। लेकिन ये कह सकते हैं आपके जो मैसेज में इस वक्त जो अर्बन एरिया में जो एकदम से जो पॉपुलैरिटी मिली है इस कैरेक्टर को, वो इसके थ्रू मिली है। अच्छा, ये बताइए कि ये किरदार आपके हिस्से में कैसे आया? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें दो लोग थे मैं कंसिडर किया जा रहा था, और अली ताहिर साहब कंसिडर किए जा रहे थे। ठीक है। तो आई बिलीव के जो ऑप्शन नंबर वन थी वो अली ताहिर साहब ही थे, और वो अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं कर पाए। और मुझे ये बताया गया था कि आप दो लोगों को हम देख रहे हैं कि दोनों में से कौन होगा। तो मैं अगर ना भी करता तो मुझे बिल्कुल ज़रा भी दुख ना होता, क्योंकि अली ताहिर साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं, और उनके साथ ब्रैकेट होना एक बड़ी बात थी, और है अभी भी। और वो भी अगर ये करते तो वो यकीनन मेरे से अच्छा करते। तो वो कर नहीं पाए, तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप फाइनल हो गए इसमें। मैंने कहा अच्छा। तो मैं दाढ़ी, मुझे उन्होंने कहा था काशिफ निसार साहब ने कि दाढ़ी ज़रा छोड़ दो तो देखेंगे हम, ट्रायल लुक्स के जो ट्रायल होंगे ना उसमें हम देखेंगे। तो पहली मीटिंग में, फिर उसके बाद जो इसमें जो वो स्टटर कर रहा है ना कैरेक्टर, जो हकला रहा है, वो स्क्रिप्ट में नहीं था। अच्छा। हाँ, वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था। स्क्रिप्ट में एक बिल्कुल प्लेन कैरेक्टर था, जो कि एक दबा हुआ शरीफ आदमी है। पहले बहन से बिल्कुल डर के रहता है, फिर उसके बाद बीवी से बहुत दबा हुआ है। तो काशिफ भाई ने कहा कि ये बहुत क्लीशे कैरेक्टर होगा कि बीवी से दबा हुआ है, तो रीज़न भी तो कोई होनी चाहिए। तो कोई ऐसी रीज़न हम इसमें डालते हैं कि जिसकी वजह से ये आदमी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो विड्रॉ करता जाता है। तो कैसा लगेगा कि अगर ये हकलाता हो। अच्छा, हाँ, ये उनकी तरफ से आया, काशिफ निसार साहब की तरफ से। मतलब जफ़र मिराज साहब ने स्क्रिप्ट में नहीं लिखा नहीं, था? स्क्रिप्ट में नहीं था। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कैसा है कि अगर ये हकलाएगा तो तुम्हें तुम्हें क्या लगता है। तो उसकी एक रीज़न बन जाएगी कि क्योंकि जो लोग हकला रहे होते हैं तो वो कम बोलना शुरू कर देते हैं, और जब वो कम बोलते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं बड़ा अच्छा, लेकिन वो नहीं करते। और दूसरा बंदा समझता है कि मैं बहुत, या सुनने वाले देखने वाले समझते हैं कि वो इसने चढ़ाई कर दी। वो बोलना ही नहीं चाह रहा, मतलब उसको एक प्रॉब्लम है बोलने में, और करते करते उसने अपना एक रोल जो है वो बिल्कुल महदूद सा कर लिया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या आता है तुम्हारे ज़हन में, कैसे करोगे। तो मैंने कहा मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं आ रहा, तो अभी फ़ौरन तो मैं आपको बता नहीं सकता। और जो सच्ची बात है, मतलब सही। ऐसे वो करने वाली थी ही नहीं। ये सही। बड़ी एक ऑनेस्ट काम है हमारे वाला, तो इसमें क्या झूठ बोलना है। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट दे दे, मैं पढ़ता हूँ जाके फिर देखता हूँ। तो उन्होंने मुझे 10 एपिसोड्स दी, और मैंने कोई जहन नहीं बनाया कि इसको कैसे करना है, कैसे हकलाना है, कुछ नहीं किया। मैंने एक दफ़ा 10 एपिसोड्स पढ़ी, उसके बाद सिर्फ मैंने अपने सीन्स पढ़े, मैंने फिर अपने सीन्स पढ़े। तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। उसके बाद मैंने ढूंढना ये शुरू किया कि जो लोग हकलाते हैं तो क्यों हकलाते हैं। तो उसके जो मेडिकल रीजंस थे, मैं उस वो पहले पढ़े। मैंने कोई ट्रेनिंग, कोई प्रैक्टिस कुछ नहीं की।
मैं समझना चाहता था कि रीज़न क्या है, होता कैसे है ये। तो फिर मुझे समझ आई कि ये जो है ये कोई ऐसा वो बीमारी नहीं है, ये एक रिफ्लेक्स है, एक रिएक्शन है नर्व्स का, कि जब वो एंग्जाइटी में जाता है तो उससे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम उसको पेश आती है और वो हकलाने लगता है। अदरवाइज दोस्तों के बीच में ठीक होता है, वो गाना ठीक गाता है। आप अच्छा। उसको, हाँ, आप उसको खड़ा कर देंगे क्लासरूम में, कोई बच्चा है अगर या कोई बड़ा है, उसको ऐसे खड़ा करके उससे बात करेंगे, वो हकलाने लग जाएगा। वो अपने दोस्तों के बीच में ठीक होता है, कम हकलाता है। और जब वो गाना गाता है बिल्कुल ही नहीं हकलाता। इसका मतलब ये कोई वो वाली बीमारी या उस तरह का ऐप वो नहीं है, ये एक रिएक्शन है नर्व्स का आपके। तो फिर मुझे समझ आई कि ये बहन के सामने ज़्यादा हकलाएगा, अच्छा। बीवी के साथ थोड़ा कम हकलाएगा, और बेटी के साथ बिल्कुल नहीं हकलाएगा, उसका दोस्त है। तो इस तरह इसकी जब साइकोलॉजी समझ आई कैरेक्टर की, तो मुझे करना मेरे लिए इजी हो गया। फिर थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस की, और जब हम, और क्योंकि काशिफ भाई ने कहा था कि आबिद अगर ये हमें एक मास्टर लेवल का लगेगा ना तो हम रखेंगे, अगर मुझे लगेगा कि यार ये लोग हज़म नहीं कर पाएंगे, कच्चा लग रहा है, तो हम इसको निकाल देंगे, इस फीचर को हम इसको प्लेन जैसे लिखा हुआ है वैसे ही प्ले करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। जब 2 दिन बाद मैं रीडिंग के लिए गया, सारी कास्ट थी, तो कुछ उसमें थे जैसे सबा फैसल साहिबा हैं, वो उनके साथ मैं पहली दफ़ा कर रहा था काम, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल देखा हुआ भी नहीं था। तो जब हम रीड कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये आप थिएटर करते हैं? तो मैंने कहा मैंने कहा मेरा स्टार्ट उधर से ही था। तो उन्होंने कहा कि काशिफ ये बड़ा अच्छा आपने किया है कि मतलब हालांकि वो हकला रहे हैं लेकिन इतने अच्छे एक्टर हैं। तो उसने कहा ये एक्टिंग ही तो कर रहे हैं, ये हकलाने की एक्टिंग ही कर रहे हैं, ये असल में नहीं हकलाते। तो वो फिर बहुत अच्छा, मतलब सबका एक मैं समझता हूँ कि एक्शन रिएक्शन का सारा गेम है। तो बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से इसको किया। फिर इसमें एक जो बारीक चीज़ थी ना, जिसमें मैं बहुत आज तक सोचता हूँ, मुझे ना इसको ऐसा रखना था कि इस पे हंसे ना लोग, हम्म। हकलाने पे ना हंसे। ये बहुत, मतलब मैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा हकला रहा था तो मुझे लग रहा था कि कॉमेडी की तरफ जा रहा है, कम हकलाता था तो वो नज़र नहीं आ रहा था। तो मुझे बहुत बीच में कहीं वो करना था। फिर ये कि आपको पता ही कि हर सीन जो है 2-3 दफ़ा वो शूट करना पड़ता है, मास्टर है, क्लोजेज हैं या 2 शॉट्स हैं जैसे भी। तो फिर ये याद भी रखना है कि अब हर दफ़ा वहीं हकलाएंगे। तो ये सारा बड़ा एक मुझे सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करनी थी, मुझे मतलब बहुत सारी ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना था। और मैं बिल्कुल ऑफ गार्ड प्ले किया ये, मतलब इसमें लुक्स की कोई गुंजाइश नहीं थी कि मैं कोई मतलब कोई अपने आप को ब्यूटीफाई कर सकूं या हैंडसम लग सकूं। तो जिस तरह ख़ास तौर पे, बल्कि इस तरह से था कि बिल्कुल अच्छा ना लगे। 4-5 किलो मैं वेट बढ़ा चुका हुआ था। काशिफ भाई ने मुझे कहा कि खा ज़रा जाके दबा के, तो ज़रा तेरा पेट नज़र आए। मैंने कहा अच्छा। तो कार्डिगन पहने हुए हैं, ग्रे मूछे हैं, साइड बन्स जो हैं वो बिल्कुल सिल्वर ग्रे हुए हुए हैं, और ऊपर से हकला रहा है, अनंग लगाई हुई है। तो बॉडी लैंग्वेज भी, शोल्डर बिल्कुल डाउन है, झुके हुए हैं। तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर मुझे लगता है कि मेरा जो वोकल टोन है, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा ड्रामा होता है जब मैं एक्टिंग करता हूँ, तो वो भी मुझे फेवर नहीं दे रहा था, क्योंकि वही तो ब्रेक कर रहा था मैं। सही। तो मतलब बोलने का अंदाज ही तो मेरे कंट्रोल में नहीं था। मतलब मैं किसी भी तरफ से मुझे स्ट्रेंथ नहीं मिल रही थी, और इसी चीज़ को मैंने इन्जॉय किया करते हुए कि मतलब लेट्स डू इट, कि क्या होता है जब देखते हैं। तो शुक्र है अल्लाह का, बड़ा अच्छा हो गया वो। इससे पहले आपने काशिफ निसार साहब के साथ मन जोगी किया था, जी जी। तो वो रोल भी आपका एक बहुत इंतहाई शानदार रोल था, उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। मन जोगी में असल में होता यह है कि मैं ना जैसे मुझे कॉल आती है ना उनके ऑफिस से, अमूमन मदीहा हैं उनकी जी। कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं, तो अ, और उनको पता है, मतलब लोग पुलिस वाला, डॉक्टर, वकील करने से थोड़ा घबराते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो एक्टर्स होते हैं वो कहते हैं यार रहने दो यार। तो उन्होंने मुझे कॉल कर दिया, कहा कि आबिद भाई पुलिस वाला है लेकिन प्रॉपर कैरेक्टर है, तो करना है आपने। मतलब अच्छा। पहली लाइन में ही उन्होंने बोल दिया, तो मुझे हंसी आ गई। सही। तो हंसने लग गया। मैंने कहा अच्छा। दूसरा, मैं आपको बताऊं, मैं काशिफ भाई के साथ राइट फ्रॉम वो था खुदा ज़मीं से गया नहीं, अच्छा। वहाँ वो किया। उसके बाद मैंने उनके साथ किया रिश्ते, फिर किया ज़िंदगी और कितने ज़ख्म, फिर किया ब्रेकिंग न्यूज़, फिर स्टैंड अप गर्ल में भी मेरा हाँ वो था, एक छोटा सा वो था। वो स्टेज तो का मालिक था। हाँ जी। फिर उसके बाद मन जोगी, और फिर ये। सही। तो वो मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना एक तसल्ली होती है
कि अगर काशिफ भाई कह रहे हैं तो डेफिनेटली एक तो उसमें करने को कुछ होगा, दूसरा ये कि उनको लग रहा होगा कि कर लेगा तो तभी वो कह रहे हैं। सही। तो वो एक ट्रस्ट का एक वो बना हुआ है कि उनकी तरफ से जब कॉल आती है तो मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं सोचता, ना ये बहुत ज़्यादा कोई सवाल करता हूँ सही। कि क्या है, साथ कौन है। इसमें भी मुझे पता नहीं था, सारी स्टोरी का मुझे नहीं पता था जब तक कि मैं चला नहीं गया, जब तक कि हम रीडिंग नहीं कर रहे थे। तो मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि क्या है, कहाँ जाएगा, किस तरफ निकलेगा, कैसा लगेगा। तो वो दाढ़ी बड़ी हुई थी, वो ग्रे थी सारी। फिर वो पहले उन्होंने शेव करके छोटी की दाढ़ी, फिर देखा, उसके बाद शेव की, फिर देखा, फिर मूंछें और तरह से बनाई, फिर नीचे की, फिर उनको कम किया, फिर करते 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 ये वाला जो था गेटअप, ये फाइनल हुआ कि ये बिल्कुल सही जा रहा है बिलाल सिद्दीकी के साथ। सही। तो वो उससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। मैं हैरान हो गया उस दिन, उन्होंने एक वो शो चलता है ये क्या ड्रामा है, हाँ जी जिसमें अतीका जी जी साहिबा जी हैं, जी वो जी मैं देखता हूँ। नादिया जी हैं। जी जी। तो उन्होंने मंजोगी का रिव्यू किया था उस एपिसोड का, और उन्होंने बहुत तारीफ़ की, मतलब सबकी की, मेरी भी की। तो जब इसके ऊपर बात कर रहे थे वो, तो वो कह रहे हैं कि ये पता नहीं कौन है ये एक्टर, हाँ। और एक दूसरे पूछा आपने पहले देखा है इसको, ये बड़ा अच्छा कर रहा है, ये कौन है, हम इसको जानते नहीं है, ये पहली दफ़ा देख रहे हो। तो मैंने अतीका उडो साहब को मैसेज किया और मैंने उनको कहा कि आप क्या कर रही हैं, मैंने किया है ये, अच्छा। और आप पहचान नहीं रही मुझे। तो मैंने उनको पिक्चर्स भेजी साथ साथ रखी हुई दो, एक मंजू की, और मैंने कहा आपने रिव्यू दिया उस पर, और अब आप कह रही हैं कि अब, तो वो कह रही है मुझे समझ ही नहीं आ रही है, तो मुझे कैसे। तो उसने उन्होंने फिर अपने उसमें शो में भी जी जिक्र किया इस बात उन्होंने का। बात की कि उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने बताया कि मैं वही हूँ जिसकी आप बात कर रहे थे। तो मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मुझे शायद अच्छा भी लगता है ये कि मुझे कोई नहीं पहचानता। सही। ड्रामा मतलब हिट है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, मैं बाहर निकलूँगा मुझे कोई नहीं जानता, लोग उसको जानते हैं, बिलाल बिलाल सिद्दीकी सिद्दीकी को। को हाँ, जानते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि यार सही है, ऐसा ही होना चाहिए था। सही। आबद भाई ये बताइए कि आपने काफ़ी सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और हमारे टीवी ड्रामे में जो मकाम काशिफ निसार साहब का है वो कम लोगों का है। तो आया काशिफ निसार साहब के काम में ऐसी क्या अलग बात है कि जो उनको दूसरों से मुनफरद बनाती है? मैं समझता हूँ काशिफ भाई ना खुद क्योंकि लिख सकते हैं, अच्छा। वो खुद लिख सकते हैं, खुद शायरी भी कर सकते हैं, और एक म्यूज़िक की एक सेंस है उनके अंदर। तो ये इससे मज़ीद आपके काम में निखार भी आता है, डेप्थ भी आती है। तो आप खुद भी लिखते हैं, आपको पता होगा इस बात का बड़े अच्छे तरीके से। जो डायरेक्टर लिख सकता है वो बिल्कुल और तरह से सोचता है, जो लिखा हुआ शूट करता है वो बिल्कुल और तरह से सोचता है। तो एक तो ये है, दूसरा वो अपने कैरेक्टर्स को ना बहुत ज़िंदगी देने में कामयाब हो जाते हैं। वो लिखा हुआ सीन हार्डली कभी करते हैं। मतलब अगर सीन शुरू हो रहा है ना कि वो थाने में मैं बैठा हुआ हूँ, वो सीन था, मैं आपको एग्जैक्ट उसका बताता हूँ। तो वो आके कहता है कि फ़ला आई है, पता नहीं क्या नाम था उस कैरेक्टर का, कि वो आई है। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा चलो बुलाओ। अच्छा वो ये सीन नहीं करेंगे, वो उससे पहले कुछ करेंगे। अच्छा। उससे पहले ही होगा कि थाने की कोई, मैं टेबल पे, उस टेबल पे जो एसएचओ का टेबल है उस पर रख के खाना खा रहा हूँ, जिससे एकदम ये लगा कि ये इसी का थाना है। देखने वाले को एकदम लगा कि यार ये दिन रात यहीं रहते हैं। एकदम लगा कि ये एसएचओ है इस थाने में। वो रोटियां तोड़ रहा हूँ और खा रहा हूँ, और उसके बीच में वो बंदा आता है और कहता है कि फ़ला बंदी आई है। तो मैं कहता हूँ अच्छा चलो भेजो उसको। तो लगा कि ये इनकी रोज़ाना की कोई कार्रवाई है। एक तो ये उनके अंदर है कि वो जब वो सीन देखते हैं ना, तो वो उसको शुरू बहुत ही किसी अजीब जगह से करते हैं, लिखे हुए से नहीं करते, उससे पहले ज़िंदगी उसमें जोड़ते हैं कहीं, सही। कि ये सारे यहाँ कर क्या रहे होंगे। मतलब सीन ऐसे तो नहीं बैठ के वो कर देंगे लिखा हुआ जैसे है। मैं समझ। नहीं, तुम उधर से आओ, तुम चाय बनाओ, शाम का टाइम है, और तुम चाय बना के पहले इसको दो, तुम्हारा इससे ज़्यादा प्यार है। तो मतलब वो ऐसे निट कर देते हैं उसको, तो जोड़ देते हैं आपको सारे कैरेक्टर्स को, उस जगह से जोड़ देते हैं। तो ये उनकी बड़ी एक स्पेशलिटी है। फिर जब वो ब्रीफ दे देते हैं और जब वो रीडिंग्स करवा लेते हैं अपने सामने, हार्डली वो कुछ बताया होगा उन्होंने मुझे सेट पे कि नहीं थोड़ा सा ऐसे करो, नहीं ये ऐसे सोच के करो, कुछ भी नहीं। हर एक्टर को वो पूरी स्पेस देते हैं कि पहले तुम बताओगे तुम क्या लेके आओगे फ्रेम में, ठीक है, तो वो उसको वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा वो मैं बता दूंगा। तो वो फाइन ट्यून कर रहे होते हैं एक्टर्स को। हाँ मतलब कोई ऐसे बोल रहा है तो नहीं नहीं इस तरह ना करो ना, तुम तो चाहते हो कि वो सुन ले, आहिस्ता मत बोलो, ये लाइन ज़रा लाउड लाउड बोल दो।
हाँ फिर वो क्योंकि अगले सीन में है कि उसने सुन लिया है, तो वो इतना 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 सा बताते हैं, ज़्यादा नहीं बताते कि तुम आए हो और तुमने कुछ नहीं बताते। मतलब मैं समझता हूँ बाज़ जो सेट पे जो सबसे लाताल्लुक इंसान है हम्म। वो काशिफ भाई होते हैं। अच्छा। हाँ मतलब वो रिलैक्स बैठा हुआ है, वो बैठे हुए हैं, वो कोई ऐसे नहीं कि ये करो वो अभी तक वो नहीं, कुछ नहीं होता। हर काम टाइम पे हो रहा होता है, हर चीज़ सही तरीके से हो रही होती है, और वो इंतहाई रिलैक्स होके सारे काम करते हैं। अच्छा अवध भाई, हम इस रमज़ान से माजी की खिड़की खोल के पीछे चलते हैं। ये आपने स्टार्ट कहाँ से किया? स्टार्ट जो जैसे वो सबका ही होता है कि आप स्कूल कॉलेजेस में कर रहे होते हैं काम, या ड्रामे कर रहे होते हैं, या ज़्यादा वहाँ नात ही पढ़ रहे होते हैं, या तराने गा रहे होते हैं, इसी तरह की चीज़ें। बस में अदब का एक पीरियड होता था। अच्छा। मैं फेडरल बोर्ड के स्कूलों में पढ़ा, मैं गुजरांवाला कैंट से, तो वही मेरी प्लेस ऑफ बर्थ है, और वहीं से मेरा ताल्लुक़ था। तो फिर मैं आ गया एफएससी के एग्ज़ाम्स दे के यहाँ पे, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की, जर्नलिज्म वगैरह पढ़ा मैंने। साथ मेरी, जैसे आपने शुरू में डॉक्टर आबिद कहा, तो वो होम्योपैथिक जो था ना, हमारी पिछली जो जनरेशन थी वो सारी होम्योपैथ उसमें है या आर्मी में है, तो इस तरह से था। तो वो करना ही था, मतलब ऐसे था कि ये तो करेंगे ही, आप इस फैमिली में पैदा हो गया तो ये तो आप करना ही है आपने। तो वो मैंने 4 साल की डिग्री होती है वो की थी, तो इस वजह से होम्योपैथिक? होम्योपैथिक। अच्छा। तो इस वजह से लोग जो है वो पुराने जो लोग मुझे जानते हैं वो डॉक्टर आबिद कहते हैं। तो उसके बाद फिर मैं लाहौर आया, और लाहौर आके लकीली रफ़ी पीर थिएटर्स में मेरा आने जाना मेरा शुरू हुआ, और इमरान भाई उस वक्त थे, इमरान पीर। इमरान और पीरज़ादा। हाँ जी, तो उस वक्त ये क्या करते थे, बहुत बड़ा वो थिएटर फेस्टिवल जो होता था, तो वो होने वाला था, उस वक्त मैंने ज्वाइन किया और मैंने बहुत इन्जॉय किया। 1 साल मैंने बिहाइंड द सीन सारा बिहाइंड द कर्टन थिएटर की लैंग्वेज में काम किया, प्रोडक्शन टीम में। और फिर हम लिख रहे थे, एक पपेट शो चलता था जिसका नाम था इस्लामाबाद, पीटीवी से चलता था। वो कैसर फारूक साहब करते थे? नहीं नहीं फारूक कैसर नहीं साहब? नहीं, वो अच्छा। इमरान पीरज़ादा करते थे। अच्छा। उसमें मैं लिखता था खाके। अच्छा। हाँ, और राइटिंग भी की आपने? हाँ जी, वो अच्छा। उन्होंने मुझे लगा दिया ना लिखने पे। अच्छा। अच्छा तू बता आज क्या लिखें, सही। तुम कैसे आए हो? मैंने कहा मैं वैन पे आया हूँ। ठीक है। अच्छा तू चल वैन पे दोबारा जेन लेके चला जा, तू वैन पे ही है, सही। मुझे बता क्या क्या देख रहा तू। सही। मैं कहा कि बंदा अपने बच्चे को डांट रहा था, बड़ा मुझे बड़ा बुरा लगा, वो रो रही थी बेचारी। चल आज का टॉपिक ये है कि बच्चों को डांटना नहीं है, हम्म। तो चलो लिखते हैं। तो इस तरह वो लिखते थे। तो वो लिख रहे थे, उसमें मैं आवाज़ें भी निकालता था समटाइम। फिर अगला जब थिएटर फेस्टिवल आ रहा था तो उसमें मैंने परफॉर्म किया ऑन स्टेज। अच्छा। उससे अगले में मैंने बहुत जो एक इम्पॉर्टेंट रोल था वो किया, दीवाना बकार ख़ेश होशियार, रफ़ी साहब का लिखा हुआ, रफ़ी पीर साहब का लिखा हुआ प्ले था। तो उसमें सारे ही मेरे से सीनियर थे और वो सालों से वही ड्रामा कर रहे थे, तो मैं एक नया आदमी था उसमें, और पाटे खान कर रहे थे उससे पहले। तो वो करते करते फिर पीटीवी जाना शुरू हुए। पीटीवी में आपको पता है किस तरह ये से किस सन की बात है? मैं आया था लाहौर नहीं, पीटीवी जब आप गए? 98, 2000, 2003, 4 इसके आसपास तो मैं पीटीवी जा पे रहा। आपका पहला काम कौन सा चला? पीटीवी पे मैं एक पायलट प्रोजेक्ट था, और वो चला ही नहीं था। अच्छा। उसमें था, मैं गुजरना था पीछे से, मारिया वास्ती का सीन था और नैयर एक एक्टर होते थे, नैयर इजाज साहब नहीं, एक और थे, ठीक है। तो बड़े हैंडसम आदमी थे वो भी। तो मैंने पीछे से गुजरना था, हम्म। तो वो मेरा पहला था, और उसमें वो चला ही नहीं, अप्रूव नहीं हुआ या जो भी हुआ। उसके बाद अगली चीज़ जो मैंने की वो थी, जावेद फाजिल साहब का प्ले था, अच्छा। मझधार। तो वो हाँ। था एनटीएम पे। हाँ बिल्कुल। तो उसमें मैं था, स्टूडेंट लड़के थे 3, 4, 5, उसमें फैसल कुरैशी था, मैं था, हमारे सीन ज़्यादातर उनके साथ थे, इफ्तिखार इफ़ी थे उसमें। अच्छा, इफ्तिखार भाई भी थे? हाँ वो भी अच्छा। थे। तो और भी कुछ लोग थे, मुझे नाम उनके नहीं अब आ रहे ज़हन में। तो वहाँ पे वो पहला प्ले था, मेरा ख्याल है, जो ऑन एयर गया, मझधार उसका नाम था। तो वो एनटीएम से। उसके बाद पीटीवी में ये हुआ कि मेरी पंजाबी की वजह से मुझे पंजाबी ड्रामे मिल गए, अच्छा। कि मेरी पंजाबी बड़ी अच्छी थी, गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक़ था। मैंने उसमें पंजाबी मेरा सब्जेक्ट भी था ग्रेजुएशन में, तो मुझे थोड़ा सा उसकी भी सेंस थी। तो एक मैंने लीड किया, वो तारिक साहब होते थे, तारिक अहमद साहब, उनका प्ले था। सही।
एक अब क्योंकि वो चला करता था आज दी कहानी। नहीं, अच्छा वो आज दी कहानी भी मैंने की, वो आयज़ा इरफान ने किया था। आयज़ा इरफान साहिबा का पहला प्ले था वो, अच्छा उनका ज़िंदगी का पहला प्ले था। तो बाद में उन्होंने रॉजर भी उन्होंने डायरेक्ट किया और 11 नॉमिनेशन थी उसमें उनकी, उस प्ले की। तो आप भी नॉमिनेट थे उसमें? मैं भी नॉमिनेट था, बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्टर का, हाँ, सही। नेशनल अवार्ड्स में। तो उसके बाद फिर वो मतलब वो चलना शुरू हो गया। फिर मैं नाम लेना चाहूँगा कुछ लोगों का कि उन्होंने फ्रॉम नो वेयर और बगैर किसी वजह के मुझे सपोर्ट किया। मतलब उन्होंने, पता नहीं उनको ज़रूरत नहीं थी मुझे सपोर्ट करने की। उनमें उस्मान पीर जो है वो, उस्मान पीरज़ादा। हाँ, वो जब थिएटर की जो ब्रेक होती थी, जब हम बहुत थके हुए होते थे, ड्रामे की जब ब्रेक होती थी ना, रिहर्सल्स की, तो वो उसमें मुझे पकड़ लेते थे सही। और वो बैठ जाते थे सामने कुर्सी पे और मुझे स्टेज पे चढ़ा के मुझे ना कहते थे अब ये कर, अब ये कर। मुझे कह रहे, उनको गुस्सा भी आता था मेरे पे, कहते तू इतना अच्छा एक्टर, तू किधर फंसा हुआ, तुझे प्रॉब्लम क्या है, हो क्यों नहीं रहा ये जो मैं चाह रहा हूँ, हो क्यों नहीं हो रहा। और मुझे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मैं कहाँ कहाँ फंसता हूँ। सही। उन्होंने उसको ठीक किया। उन्होंने कहा तेरे अंदर सारे एक्सप्रेशन हैं लेकिन गलत खानों में पड़े हुए हैं, सही। तो इनको तरतीब तो ठीक कर इनकी। सही। तो जब मैं कहता हूँ ये हंसो, तुम अपनी तरफ से हंस रहे हो, तुम हंस ही नहीं रहे। मैंने कहा मैं हंस रहा हूँ उस्मान भाई, कहते तू हंस ही नहीं रहा। तो वो आदमी थे, उनको ज़रूरत नहीं थी मेरे साथ खपने की, वो उस टाइम पे आराम कर सकते थे क्योंकि बहुत हम थके होते थे। वो फिर शौकत जैन साहब, फिर मैंने शॉर्ट फिल्म्स की, तो वो एक शॉर्ट फिल्म बहुत ही अच्छी बन गई, उसका नाम था 6 फीट। एक गोरकन की स्टोरी होती है, तो वो अपनी शादी वाले दिन कब्र खोदता है, किसी की डेथ हो जाती है तो बंदे आते हैं, कहते हैं कि हमारी फलां की डेथ हो गई है तो आप कब्र खोदो। तो उसकी शादी है, उसके घर में ये डूब गया। आपने एज ए राइटर डायरेक्टर की? नहीं, ये मैंने एज एन एक्टर की। अच्छा एज एन। लेकिन इसकी प्रोडक्शन में मेरा बहुत हाथ था और किसी हद तक डायरेक्शन में भी, क्योंकि ये मेरे दोस्त काशिफ, उसका नाम भी काशिफ ही है, काशिफ अकरम, उन्होंने लिखी थी। और क्योंकि उनका ना एक्सपोजर ज़्यादा नहीं था तो वो थोड़े से शाय फील कर रहे थे सेट पे, लोगों को डायरेक्शन देने में, बताने में। और मैं काम कर चुका हुआ था, कर भी रहा था, और मैं वो कैमरामैन भी जानते थे, इक्विपमेंट भी सारा। तो वो इसलिए वो एक वो था। और वो बहुत अच्छा, वो कारा फिल्म फेस्टिवल में फिल्म चली, जब वो हुआ करता था कारा फिल्म फेस्टिवल, आप जानते होंगे। तो नसीरुद्दीन शाह साहब ने दोनों दिन देखी जाके फिल्म, और महेश भट्ट साहब ने दोनों दिन देखी फिल्म, बड़ी तारीफ़ की। मैंने नसीर साहब को डीवीडी गिफ्ट की उसकी। और वो फिल्म जब बन गई ना, तो वो लेके मैं फिर, अगर कोई बंदा बेसमेंट में भी बैठा सोच रहा था मैं ड्रामा बनाऊंगा, मैं उसके पास पहुंच गया सही। और सबको जाके मैंने दिखा दी वो फिल्म एकदम। फिर उसके बाद कॉल बैक्स आनी शुरू हुई। अच्छा। मैंने शौकत जैन साहब को, मुझे ऐसे वो कॉरिडोर में मिले तो मैंने उनको ना ऐसे दी, मैंने कहा कि सर ये मैंने इसमें काम किया, प्लीज़ देखिए। उन्होंने कहा अच्छा, वो चले गए। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की 2-3 दिन बाद, उन्होंने कहा तू तो बड़ा अच्छा एक्टर है, जिस तरह वो करते थे, अल्लाह करी के रहमत करे, तो ऐसे ऐसे करते रहते थे बालों को, तो तू तो बड़ा अच्छा किया, तो तू की कर रहा है। मैं कहा सर मैं, कहते मैं वो NCA दी ना लाइब्रेरी जमा कराती है, जो मैं उन्होंने पढ़ाना ना, वो शॉर्ट फिल्म की होंगी है, तो मैं वहाँ ना उन्होंने, तो तू बड़ी अच्छी टेक्निक यूज़ की है कि तू बंदियां दिखाइयां ही नहीं, शादी के गाने अंदर हो रहे ने, बाहरों तो मकान का शॉट लाता है। मैं कहा सर साढ़े को पैसे ही नहीं सुनाया, वो तो कितों और रिकॉर्ड किया ऐसी, वो देते बस चला देती होती ऑडियो। इसी तरह का एक शॉर्ट फिल्म मसान में भी उन्होंने अभी किया। अच्छा, नहीं मुझे नहीं इसका वो एक करेक्टर घर के अंदर जाता है और कैमरा बाहर रह जाता है, और वो जो भी मतलब उनका गुस्सा है लड़के के वालिदैन का, वो लड़की पे निकालते हैं। उनकी वॉइस आ रही है, कैमरा बाहर है, अच्छा तो अच्छा। फिर वो बाहर आ जाता है। तो मतलब आपका जो पहले हुआ है मसान, तो अभी हाल ही में आई हाँ है। हाँ, ये तो काफ़ी मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। आप तो पुरानी बात कर हाँ रहे जी। हैं। तो उसमें फिर शौकत जैन साहब ने कहा कि चल आज ड्रामा करते हैं। हम्म। बड़ी हिस्टोरिकल बात है, क्योंकि वो 7-8 साल उन्होंने ब्रेक ले ली थी, उनको गुस्सा था मैनेजमेंट पे या जो भी, उन्होंने कहा मैं काम नहीं करूँगा। तो वो 7-8 साल बाद ड्रामा कर रहे थे और मैं लीड कर रहा था। सही। तो हर बंदा मुझे आके देखता था कि शौकत जैन साहब ने किसको कास्ट कर लिया, इतने अरसे बाद ड्रामा कर रहे हैं, तो वो कौन ड्रामा कर रहा है? कौन सा था? वो था एक थी गुड़िया, अच्छा। वो टेंसी विलियम का लिखा हुआ एक थिएटर प्ले था, जिसका वो कर रहे थे, वो माइकल डगलस ने किया, उसके बाप ने भी किया था, तो थिएटर पे, तो वो PTV पे वो कर रहे थे। 3-4 कैरेक्टर्स का प्ले था, और एक घर में है और वो लाइट भी चली जाती है। तो इस तरह का एक बड़ा मज़ेदार, उसमें फुटवर्क का बड़ा काम था, मतलब छोटी लोकेशन है और आप लाइट भी कम है, तो आवाज़ गूंज रही है और डायलॉग्स के ऊपर बेस्ड है सारा। तो वो बड़ा बहुत मज़ा आया मुझे करके। फिर उसके बाद उन्होंने किया तस्वीरों वाला दिन,
वो भी एक स्पेशल लॉन्ग प्ले था जिसमें मैं लीड कर रहा था, और कामरान शाहिद जो हैं, ये अभी अपनी डिग्री करके आए थे, तो इनको एक्टिंग का ज़्यादा शौक था। तो अच्छा। कामरान शाहिद इसमें एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो टैक्सी ड्राइवर का कैरेक्टर कर रहे थे। मैं और मेरी फैमिली उसमें जो दिखाई हुई कि हम अमेरिका से आए हैं पाकिस्तान, और मुझे नफरत है पाकिस्तान से, और मेरे वालिद साहब जो हैं वो अपने नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं, और वो एक टैक्सी वाले के साथ शहर घूमने निकल जाते हैं। वो टैक्सी वाला कामरान शायद है। तो मैं अब पैकअप हो गया और लास्ट शॉट हम ले चुके हैं, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि शौकत साहब मुझे वैसे एक बात समझ नहीं आई कि टैक्सी ड्राइवर तो मैं लगता हूँ, कामरान तो गोरा चिट्टा है, बाहर से आया हुआ तो वो लगता है, और वो एक्चुअली बाहर से भी आया हुआ है। सही। मुझे आपने क्यों इसमें कास्ट किया, उसको उधर क्यों कास्ट किया? तो कहते हैं हाँ यार मैं तेन क्यों कास्ट किया तो मैंने यहो जी गल्लां पहले दस्या कर। सही। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो शौकत ज़ैन साहब, मैं कहूँगा कि उनका मेरे इसमें मेरा बड़ा प्यार उनसे था, और उन्होंने मुझे बहुत ही बग़ैर किसी रेफरेंस के, बग़ैर जान पहचान के, उन्होंने सिर्फ वो डीवीडी देखी और मुझे कास्ट करने लग गए। और उन्होंने वो तीसरा प्ले हम कर रहे थे, उसकी रिहर्सल्स कर रहे थे। वो एक बांग्लादेश की स्टोरी थी, और उसमें मैं और मेरी बीवी और हम डबल रोल था हमारा दोनों का। तो यानी कि हम अपने यंग भी हम खुद ही बने हुए थे, हम अपना ओल्ड भी खुद ही कर रहे थे। तो उसमें अक्स थी मेरे साथ, जिनकी डेथ हो गई, अक्सी मुफ्ती। आयशा असलम साहबा की जो। हाँ, अक्सी, हम उन्हें अक्सी बहन कहते हैं। तो अक्स उसमें थी, तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, रीडिंग पे वो नहीं आ पाई। तो एक दिन हमारी रीडिंग हुई, दूसरी रीडिंग थी, तो ख़बर आई कि उनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, हाँ। अक्स की। तो उसके बाद फिर उसके बाद शौकत साहब जो हैं वो, उनको डायग्नोज हो गया, उनको लीवर का कोई इशू था, उनकी डेथ हो गई। तो खैर फिर आयज़ा इरफान, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। फिर जवाद बशीर जो जवाद है, बशीर साहब। उनको मैं बड़ा एक क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मेरी वो वाली जो साइड थी कॉमेडी वाली, वो एक्सप्लोर की। जब उन्होंने मुझे कॉल की कि सिटकॉम कर रहा हूँ मैं, तो आजा, क्या कर रहा है? तो मैंने कहा कि जवाद भाई मैं तो, मतलब सारे मुझे कहते तू सीरियस एक्टर है, मेरे से कहाँ होनी कॉमेडी। तो कहते नहीं नहीं तू कर लेगा, इसीलिए तो अच्छी करेगा, तू सीरियस आदमी है, चला। तो वो इतना मुझे मज़ा आया कि मैं उसके बाद कोई 3-4 साल सिर्फ कॉमेडी करता रहा, सिटकॉम्स कर रहा था, एक के बाद एक के बाद पीटीवी पे, ARY पे, जियो पे, सब जगह पे सिटकॉम्स है। सही। तो मतलब इन लोगों का बड़ा मैं समझता हूँ कि हाथ है। अयूब खावर साहब के साथ भी किया। अयूब खाबर साहब के साथ आपने कौन सा किया काम? अयूब खावर साहब के साथ मैंने किया था, एक लॉन्ग प्ले था, उसमें मैं और एहसन खान थे, स्पेशल प्ले था, लॉन्ग प्ले, 3 हम उसमें लोग थे जो लीड कर रहे थे। और उसके बाद अयूब साहब के साथ मैंने द मैसेज फिल्म की डबिंग की, हाँ। उसकी उर्दू डबिंग में सही। मैंने, वो उसमें आपने कौन सा करेक्टर किया था? उसमें मैंने किया था उसमें था काफरों वाली साइड से एक था बंदा, जो कि अबू सुफियान वाली साइड पे था, सही। मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। और पैच वर्क जो मैंने किया डॉक्टर नसजाद साहब का, क्योंकि उनकी कुछ लाइनें रह गई थी और वो चले गए थे कराची। अच्छा। तो डॉक्टर नसजाद साहब का भी किया, कुछ और भी वलीद की लाइन्स डबिंग तो इफ़ी ने की थी, और बड़ा अच्छा वोकल निकल के आया। किसकी? जो वलीद करेक्टर थे ना, खालिद बिन वलीद के, जो हाँ। मतलब जो साहबी खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह के हाँ वालिद हाँ वलीद थे, तो उनकी जो डब की थी वो डबिंग हाँ। इफ्तिखार इफ़ी ने की थी। और हमजा वाला करेक्टर आबद अली साहब ने किया था। और वो जो उनका था अब्बू, फिर था एहसन खान ने भी किया था एहसन उसमें खान ने कैरेक्टर। किया था। फिर उसमें अपने फ़रूक, क्या नाम है, फ़रूक ज़मीर साहब ने बहुत, अबू तालब का डबिंग उन्होंने की थी, फ़रूक ज़मीर साहब ने। तो वो बड़ा इमोशनल था सारा कुछ, वो फिल्म देखना और डब करना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जवाद बशीर आजकल कहाँ गायब हैं, और वो क्यों नहीं काम कर रहे? जवाद भाई जो हैं वो इस तरह की ब्रेक लेते हैं पहले भी वैसे, लेकिन ये थोड़ी लंबी ब्रेक ले ली उन्होंने। उनका ज़्यादातर इस वक्त क्योंकि वो टैरो कार्ड रीडिंग होती है ना, वो करते हैं वो। अच्छा। और उनकी जो बहुत फ़ैन फॉलोइंग है वेस्ट में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इस पे। जो उनकी सारी ऑडियंस जो है वो यूरोप में है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है, वो यहाँ वो वीडियोस चलती भी नहीं है, हालांकि यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। अच्छा। तो हर हफ्ते 2-3 वीडियोस करते हैं, उनका चैनल बहुत मतलब हैवी वो चल रहा है। वो कार्ड रीड करते हैं कि इस हफ्ते एरीज उनके साथ क्या होगा, स्कॉर्पियंस को क्या करना चाहिए,
लियो कैसे इस हफ्ते, तो वो उनका ज़्यादा वो है, क्योंकि देखें घर में बैठते हैं, ऐसे कैमरा लगाते हैं, खुद ही एडिट करते हैं, और उनको कमरे से बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा। सही। तो मेरा ख्याल है कि इतना काम बंदे ने किया हो तो थोड़ी ब्रेक उनको लेनी चाहिए थी, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि वो करें, काम करना अच्छा चाहिए अवध भाई, उनको। आपने थिएटर भी किया, ड्रामा भी किया, अब मैंने फिल्म रेडियो आप, भी किया, रेडियो भी किया, मैंने फिल्म भी की है। फिल्म भी की। मैं फिल्म की तरफ आना चाह रहा था, तो फिल्म आपने कौन सी की? फिल्म मैंने की मैं एक दिन लौट के आऊँगा, जो कि इंडिया में शूट हुई, जावेद फाजिल साहब ने डायरेक्ट की, हुमायूं सईद साहब उसमें लीड कर रहे थे, नदीम बेग साहब यहाँ से, उसके बाद सबा हमीद साहिबा यहाँ से, वहाँ से नौशीन सरदार, और बाकी कास्ट भी सारी वहाँ से थी, अहमद भट्ट भी थे यहाँ से। अहमद भट्ट वो जो बॉडी बिल्डर वाले अहमद भट्ट थे, वो वाले। सही। तो वो फिल्म मैंने की, उसमें मेरे को 5-6 सीन थे, फिल्म फ्लॉप हो गई बुरी तरह से। तो लेकिन ये कि उस के थ्रू मुझे बॉम्बे फिल्म सिटी, हैदराबाद दक्कन, रामोजी फिल्म स्टूडियो, फिर वो वहाँ पे काम कैसे होता है वो देखने का मौका मिला। टेक्नीशियंस, क्योंकि मैं वहाँ पे तकरीबन कोई 20 दिन 25 दिन रहा, तो रोज़ाना हम उधर ही जाते थे, मैं हमारे सईद, नदीम बेग सब सेट भी होते थे बॉम्बे में फिल्म सिटी में। तो वो देखने का कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई 2-2.5 हज़ार फिल्में बनाते हैं वो साल की, रिलीज़ होती हैं जो, तो किस तरह से ऑपरेट करती है इंडस्ट्री, वो मुझे सीखना जो था मेरे लिए, वो सीख बड़ी ज़रूरी थी। फिर मैंने देखा कि ये जो हैं बालाजी प्रोडक्शंस, जी, उनका, एकता कपूर के। हाँ एकता कपूर, उन लोगों का पूरा सिस्टम देखा कि वो कैसे ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किस तरह से देखते हैं इस काम को, और कैसे उस वक्त उन्होंने लोगों की नब्ज़ पकड़ी, और उनके हाथ ड्रामा जो था वो हिट था, और वो ट्रेंड सेटर थे वो। तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र कर रहे थे एक्टरों को, डायरेक्टर से काम कैसे ले रहे थे, राइटर्स को क्या ब्रीफ देते थे, उनका प्रोडक्शन का फार्मूला क्या था, स्ट्रक्चर क्या था, वो देखा। फिर मैंने एक्सप्लोर करना था कि अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ जो है वो इस तरह की क्यों है जैसी हमें लगती है। सही। तो लकीली जो हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट थे उस फिल्म के, वो पढ़ाते थे एनएसडी में साउंड रिकॉर्डिंग। तो वहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी बंदा बॉम ऑपरेटर बन जाए, जिसके मसल बने हुए हैं तो वो माइक पकड़ लेगा, उसको 2 साल पढ़ना पड़ेगा कि साउंड रिकॉर्ड कैसे करना है। तो वो पढ़ाते थे। तो मज़े की बात ये थी, वहाँ पे एक भी टेक्नीशियन ऐसा नहीं था जो पढ़ा लिखा नहीं है, सही। और एक भी टेक्नीशियन ऐसा नहीं था जो किसी इंस्टीट्यूशन से सीख के नहीं आया वो काम जो वो कर रहा है। सही। बैकग्राउंड डांसर्स जो थी, वो कोई एमबीए थी लड़की, कोई बीबीए थी, कोई क्या थी, कोई क्या थी। जो एक्स्ट्रा होती हैं पीछे। हाँ, जो सही। डांस भी कर रहे थे जो, तो वो बड़ा मतलब मुझे ऐसा लगा कि असल काम ये है, और मुझे अपने काम पे बड़ा फ़ख्र हुआ वहाँ जाके। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ये काम करता हूँ, और मतलब वो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं काम की, और आर्टिस्ट की भी इसलिए करते हैं क्योंकि आर्ट की वो कर रहे होते हैं, तो आर्ट को रिप्रेजेंट करता है वो आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट की भी बड़ी करते हैं। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि हमारे जो यहाँ पे टेक्नीशियन हैं या हमारे जो आर्टिस्ट हैं, इनकी काम के हवाले से जो अप्रोच है और जो वहाँ आपने देखी, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उनका उनका कोई मेथड नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि अगर उनको उन्होंने कोई कैरेक्टर करना है तो उन्होंने कैसे करना है। उनको लगता है कि वो सुबह उठते हैं, वो शीशा देखते हैं, उनको लगता है वो बड़े हसीन है, कोई आंटी कह देती है कि तुम्हारी शक्ल फ़लाँ से मिलती है, वो उधर पक्का हो जाता है आदमी। लड़की को ये है कि मेरी सेल्फ़ी बड़ी अच्छी आ रही है, पीछे गाना लगा हुआ है, टिकटॉक पे आप चला दें, स्नैपचैट के फ़िल्टर लगा लें तो मैं भी वैसी लग रही हूँ जितनी कि वो हीरोइन लग रही है। तो ये इसी सोच से ही एक्टिंग करने आ जाते हैं। इसीलिए इनको ये नहीं पता कि इस काम की कोई इज्जत है, इसलिए इनको ये नहीं पता कि इसका कोई डिसिप्लिन है। वहाँ पे आप देखें रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, जितने भी लोग हैं, एक तो वो पहले पढ़ते हैं ये काम, 4 साल की कोई डिग्री लेते हैं, वो फिल्म एंड टीवी की हो, टीवी प्रोडक्शन की हो, कुछ भी हो, एक रेलिवेंट डिग्री होती है। उसके बाद ये सारे लोग असिस्ट कर चुके हैं, सही। इनमें से कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो सीधा एक्टिंग करने आ गया हो। भाई वो राकेश रोशन का वो जो बेटा है ऋतिक रोशन, हाँ। वो फिल्में बना रहा है, और वो हीरो ले रहा है शाहरुख खान को या सलमान खान को, करण अर्जुन में वो असिस्टेंट था, कोयला में वो असिस्टेंट। तो वो अपने बेटे को नहीं ले रहा। सही। तो उसका बेटा जो है वो गत्ता पकड़ के खड़ा हुआ है उधर,
अभिषेक बच्चन जो है वो एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप दे रहा है एक्टरों को, तो और सोफों पे सो रहा है। तो ये है फर्स्ट हैंड नॉलेज, आपको पता चलता है। रणबीर कपूर ब्लैक में असिस्टेंट था संजय लीला भंसाली हाँ जी, का। जो अनिल कपूर साहब की जो बेटी हैं, उनका क्या नाम, सोनम, वो भी असिस्टेंट थी जी। संजय लीला भंसाली की। तो मतलब ये कि वो पढ़ने के बाद भी असिस्टेंट थी, ऐसा नहीं कि सीधा असिस्टेंट आई है। तो अब जब उनको आप कहेंगे ना, तो उनको एक डिसिप्लिन उनको पता है कि अच्छा स्क्रिप्ट की पहले रीडिंग होती है, उसके बाद रिहर्सल्स होती हैं, फिर ड्राई रीडिंग हो रही है, टेबल रीडिंग हो रही है, क्या हो रहा है उनको पता है। उसके बाद ये कि रिहर्सल्स होंगी, फिर उसके बाद ये कि हम मार्क कर लेंगे, उसके बाद अपना फुटवर्क लॉक करेंगे, फिर हम ये पूरा एक प्रोसेस है। तो हम एक्शन रिएक्शन देंगे। अब मेरे सीन तो हो गए हैं, लेकिन मैं बैठूंगा क्योंकि मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू देना है, ठीक है। ये सारा उनको पता है। यहाँ पे पता को नहीं ना किसी को कि वो तो इसी तरह से आ गए हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टर्स को काम भी ऐसे मिलता है कि उसके पास फला एक्ट्रेस की डेटें हैं, ठीक है। आपने फला, ये मेरे साथ भी हुआ कि फला हमने किसी को कमर्शियल के लिए हायर किया, तो उसको कॉल की, तो उसने कहा कि वो प्रोड्यूसर को कह रही है कि डायरेक्टर चेंज कर दो, कैमरामैन भी चेंज कर दो, सब कुछ चेंज कर दो, मैं आपको सारा कुछ देती हूँ। तो तुम कहाँ से देती हो, तुम्हें क्या आता है? सही। तो 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं, आपकी टिकटॉक मशहूर हो गई है और आप हिट हो गई हैं, तो अब आप लोगों को ऐसे करेंगी। तो वो बड़ा एक वो मतलब एक वाकया बन गया। लोगों को पता चला कि मैंने उनको क्या कहा है। तो मैंने कहा ये आर्म ट्विस्टिंग करनी जो है ना, ये छोड़ दें, आप काम करें, मैं आपको चेंज कर सकता हूँ, आप मुझे चेंज नहीं कर सकते। अच्छा आबद भाई, यही नहीं लगता आपको कि जो मुख्तसर कंटेंट बन रहा है टिकटॉक के ऊपर या रील्स, ये हमारे तवील ड्रामे को ये खा जाएंगी आने वाले वक्तों में? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम चेंज होंगे, ये उसको खा नहीं सकती, और क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। सही। अब देख लेना कि आप कुछ सबसे बड़ा जो टिकटॉकर है उसको लें, आप हुमायूं सईद साहब को लें, तो वो हुमायूं सईद के फेम का या उसके ग्रैंडर का मुकाबला नहीं कर सकता, वो जितना बड़ा टिकटॉकर हो। मैं इन दोनों की एक्टिंग पे बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। देखिए अभी आप शान को लें, हाँ, अब बिल्कुल। शान को लें, उधर से आप किसी XYZ टिकटॉकर को लें, भाई उसके पीछे काम मुकाबला है, ही कोई नहीं है। उसके पीछे काम है भाई इतना। आप उसको कैसे रिप्लेस करेंगे? देखें, अगर एकदम लोगों ने कहा कि जी अब ये सारी सेकंड्स पे आ गई है, अब ऐसे नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, जिन्होंने बड़ी फिल्में बनानी है वो बड़ी फिल्में बना रहे हैं, उनकी तरफ से बाहर में जाए शॉर्ट फॉर्मेट। अब आप ये देखें कि टिकटॉक ने शुरू किया बहुत छोटी वीडियोस, ठीक है। अब टिकटॉक भी 10 मिनट की वीडियो अपलोड करने दे रहा है आपको, उन्होंने बढ़ा दिया है, तो उनको समझ आ रही है कोई चीज़। तो ये शक्ल बदलेगा जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हमारी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी चेंज होगी, शिफ्ट होगी। मैं एक प्रोजेक्ट है जो मैं ब्रिज कर रहा हूँ कुछ लोगों के बीच में, वो बाहर हैं सारे, और उसमें OTT प्लेटफॉर्म्स को भी हम रीच आउट कर रहे हैं उसके लिए। तो उसका जो राइटर और डायरेक्टर है वो USA में है, और जो उसका जो प्रोड्यूसर है वो टर्किश है, जो ये बड़े बड़े ड्रामे बनाते हैं, सुल्तान टाइप और इस तरह के। तो अब पता ये चला कि नेटफ्लिक्स जो है वो अपने प्रोड्यूसर्स को खुद कहते हैं कि आपने हल्की फिल्में बनानी है, आपका सब्जेक्ट हल्का होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने मोबाइल पे देखना है, उस बीच में कॉल सुनेंगे, वो व्हाट्सएप चेक करेंगे, वापस आएंगे, फिल्म उधर से शुरू हो जाएगी, तो उनको ये ना लगे उन्होंने क्या मिस किया। सही। आपने बहुत ज़बरदस्त नहीं बनानी, क्योंकि फिर उनको पीछे से देखनी पड़ेगी, उनको कोफ्त होती है। इसलिए जो बड़ी फिल्में हैं ना, वो आप मोबाइल फ़ोन पे एंजॉय नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे है। क्योंकि वो बीच में आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर आप पीछे जाते हैं। वो कहते हैं ऐसी चीज़ बनाओ जहाँ से देखना शुरू करें उसको पता ही होगा अच्छा पीछे ये होगा। तो अब ये इतनी टेक्निकल बात थी कि मैं हैरान हो गया कि ये सीखने को हमें मिल रहा है कि हमने हल्की चीज़ें बनानी, ताकि वो मोबाइल पे उसने देखना है, ताकि वो इधर उधर शिफ्ट करता है, अपनी अटेंशन वापस आए तो उसको प्रॉब्लम ना हो, इसको वो ज़्यादा एंजॉय करेगा। सही। तो अब वो चेंज होगा मेरे ख्याल में, ऐसा रिप्लेस नहीं हो सकता। सिनेमाज हो सकते हैं शायद कम और ज़्यादा कम हो जाएंगे, और क्योंकि उसको बचाने की भी कोई कोशिश हो नहीं रही। इंडिया में तो सिनेमाज बड़े हैं, इंडिया में इस साल पिछले साल से ज़्यादा फिल्में बनी हैं। अलग बात है कि वो ज़्यादा फ्लॉप होती हैं, तो या लेकिन उनकी जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो बहुत हैवी है वहाँ पे, बहुत। और मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे 1000 रुपये 1500 रुपये वाला सिनेमा भी था उस वक्त ओमकारा रिलीज़ हुई थी, ये उस साल की बात है। और वहाँ पे 1500 से लेके 150 की टिकट वाला भी सिनेमा था जहाँ ओमकारा लगी हुई थी। सही।
यानी आपकी जेब में कितने भी पैसे हैं आप फिल्म देख सकते हैं। आपके जेब में आप रिक्शा चलाते हैं या आप मिल ओनर हैं, तो आप फिल्म देखने जाएं, आपका ये दिल करता है वहाँ रह के। बॉम्बे में एक ऐसा एक फ़िज़ा में है कि आप या तो फिल्म की बात करते हैं या फिल्म देखते हैं या फिल्म बनाने को दिल करता है या फिल्म में काम करने को दिल करता है। क्योंकि आप ऐसे गुजरे हैं तो मन्नत गुजर गया, ठीक है, आपके लेफ़्ट साइड पे। आप आगे गए तो बच्चन साहब का पुराना घर आ गया। फिर आप आगे गए तो पता चला ये हॉस्पिटल है, जो कि पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है और वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, उसमें लिखा कुछ नहीं हुआ। आप ले लें, अगर आपकी फिल्म के लिए चाहिए हॉस्पिटल तो आप शूट करें। रोड के ऊपर एक हॉस्पिटल है, खाली अंदर से, प्रॉपिंग खुद करें, मरीज़ खुद भरें, शूट कर लें। तो आपको जगह जगह कंक्रीट के सेट्स मिलते हैं इस तरह के, कोई घर, हॉस्पिटल, स्कूल। तो रामू जी में तो पूरी पूरी बंगलोज की लाइंस हैं, मतलब कोठियाँ बनी हुई हैं लेफ़्ट राइट पे, बीच में सड़कें हैं, तो वो सेट है पूरा। तो मतलब वो एक अजीब उसकी वो है। फिल्म की बात चल रही है अवध भाई, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में फिल्म दोबारा बन पाएगी? देखिए मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में फिल्म जो है ना बन सकती है, बन पाएगी, लेकिन जब हम मौजू उसका चूज़ करेंगे जो कि अवाम का मौजू है। देखिए सिनेमाज जो हैं पाकिस्तान में, जितने भी 100-150 सिनेमा स्क्रीन्स हैं, वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में है। ज़्यादा वो उनमें से भी लाहौर में है, कराची में भी कम है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इन जगहों पे जो फिल्म चल रही है, हमें लगता है पूरे पाकिस्तान में हिट हो गई है। हालांकि ये तो 3 शहरों का डेटा, 4 शहरों का होगा। नहीं, और ये भी जो है ये हमने एलीट क्लास तक महदूद हाँ, कर दिया है सिनेमा। तो हमारे ये साथ एम्पोरियम माल है, तो यहाँ है नो स्क्रीन है, और पैकेजेस में है, उधर क्यू में है। तो लक्ष्मी वाला तो सारा उजाड़ के रख दिया ना हाँ। हमने। वो एक ही गुलिस्तान सिनेमा बचा है वहाँ पे। तो हमें जो मौजू है ना वो अवाम का ढूंढना पड़ेगा और रियलिस्टिक रखना पड़ेगा। और आम अवाम को सिनेमा तक लाना पड़ेगा, हाँ, टिकट सस्ती नहीं, करके। उनकी कहानी होगी तो आएंगे ना, और सही। टिकट भी सस्ती होनी चाहिए, हाँ जी। और कहानी भी उनकी होनी चाहिए। वो रिलेट तो करें, वो रिलेट ही नहीं करते इन कहानियों से। अब देखें ना, जितनी भी फिल्में हैं, मैं चले नाम नहीं लेता, उनमें कौन सी ऐसी फिल्म है जो कि आप उससे रिलेट कर सकते हैं? ना वो लोकल स्टोरीज़ हैं, ना वो लोकल कैरेक्टर्स हैं, ना वो अभी मैंने उस पर देखा प्राइम पे, मैं इस वक्त जिस उसमें हूँ ना, ट्रांस में, जयदीप ने जो कैरेक्टर किया है जी हाथीराम का, जी जी। पाताल लोक पताल में, लोग, मतलब पताल आप लोग देखें कि वो बिल्कुल जमीन से लोकल जुड़ा स्टोरी। हुआ करेक्टर है। हाँ, जमीन से जुड़ा वो हुआ character। ऑर्गेनिक है कैरेक्टर। सही, बिल्कुल सही कह रहे ठीक हैं। है, वो उसी तरह वो आप उनकी गली में निकलेंगे तो सामने से हो सकता है उस तरह का कोई बंदा आ रहा हो जो टांग पे मुक्के मार रहा है क्योंकि उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उससे चला नहीं जा रहा। ठीक है, और सामने उसने फ़ोन रखा हुआ है, एक पेंसिल भी लगाई हुई है, और वो जिस तरह वो बातचीत कर रहा है, जिस तरह वो चल रहा है, जो मतलब अब हमारा कोई भी बंदा अगर नॉर्मल कैरेक्टर करने की कोशिश करता भी है ना, उसमें भी एक्टिंग करने लग जाता है वो सही। वो मजबूर है। अवध भाई, ये तो होगी फिल्म के बाद, अब ड्रामा है हमारा। तो आपको नहीं लगता कि हमारा ड्रामा यकसानियत का शिकार होता चला जा रहा है? यकसानियत- वही सास बहू, और यहाँ तक वो 3-4 लोकेशंस है कराची की, और उनमें से कुछ सोफे तो ऐसे हैं कि जिनको ये शर्फ हासिल है कि हर एक्टर उनके ऊपर बैठा हुआ है। पाकिस्तान का शायद ही कोई एक्टर हो जो उन सोफों पे ना बैठा हो। मतलब कराची की तो 2-3 लोकेशंस हैं। मतलब वो देख देख के मतलब आप उकता जाते हो कि यार बदल लो। मतलब 2 करोड़ आबादी का शहर है, इतना बड़ा शहर है, तो आया और लोकेशन ही नहीं मिल रही इनको। देखिए ड्रामों के साथ भी यही हो रहा है ना कि वो स्टोरीज़ जो है, मुझे ये समझ नहीं आती कि कोई बंदा जो घोटकी में रहता है वो कैसे रिलेट कर रहा होगा, या जो पत्तों में रहता है, या जो समड़ेयाल में रहता है, या उधर आप बाजोड़ में रहता है, वो कैसे रिलेट करता होगा इन कैरेक्टरों से, इन एक्टरों से। और आप ने एक ना, मुझे लगता है कि एक बबल एक बनाया हुआ है खुद से, और गैर हकीकी किरदार हैं। और शायद अब देखें ना, जैसे एक मुख्तलिफ़ किस्म के ना भरमार होती है जब आप ड्रामा देखते हैं ना, कॉम्प्लेक्सेस की हर तरफ से, कि बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, महंगे फ़ोन्स, ब्रांडेड कपड़े, और ब्रांड बाल इस तरह के लग रहे हैं, लड़की इस तरह की लग रही है, और वो शायद वो ड्रीम ही बेचते जा रहे हैं कि वो जो लड़की बेचारी बैठी हुई है जिसके पास बटनों वाला फ़ोन है, वो तो ऐसे करके देख रही है कि मैं भी इस तरह की बनूंगी, मैं भी कभी ये, शायद वो ये बेच रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको उन जैसा कैरेक्टर दिखाना चाहिए। कहानी नहीं बेच रहे, ख्वाब बेच रहे। हाँ, तो उसका ना एक फार्मूला है, मतलब मैं अभी जो हमारे देखने वाले हैं वो ये ट्राई करके देख लें
कि आप 3 मुख्तलिफ चैनल्स के 3 मुख्तलिफ ड्रामे देखें। आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप लिख लें कि कितने सीन्स थे, आप लिख लें कितने सीन्स ड्राइंग रूम में थे, कितने बेडरूम में थे, कितने गाड़ी में थे, फ़ोन टॉक्स कितनी थी, डिनर के वक्त या डाइनिंग टेबल पे कितने थे। आप हैरान हो जाएंगे, सारे सेम होते हैं, सारे सेम होते हैं। मतलब आप चलें आप ये कह लें कि अगर 20 सीन थे तो किसी में 19 थे, किसी में 21 थे। उस एवरेज उन सब की है क्या? उतनी ही फ़ोन टॉक्स हैं, उतने ही गाड़ी के सीन हैं, सब में उतने ही ड्राइंग रूम के सीन हैं, उतने ही बेडरूम के हैं, उतने ही ऑफिस के हैं, उतने ही कैरेक्टर हैं। अच्छा, मतलब एक सांचा बना हुआ है जिसमें वो ऐसे डालते हैं चीज़ और दूसरी तरफ से उस तरह का ड्रामा निकल आता है। सही। अब क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, अगर उसने रेस्टोरेंट लिख दिया तो आधा दिन लग गया, पैसे भी देने पड़ेंगे रेस्टोरेंट को, रेस्टोरेंट का सीन नहीं लिखना। सही। तो अब वो बात यह है कि जब आप इतना एक स्ट्रक्चर पहले से बना के चीज़ बनाएंगे तो उस पर क्या बनेगा? वो सब एक जैसा ही लगेगा, सब एक जैसा है। तो मैं तो ये प्रैक्टिस करके देखी है, मैंने देखा, मैंने कहा यार, और 3-4 लफ्ज़ हैं जो हर चौथी पांचवी लाइन में आते हैं। तलाक, दूसरी शादी, मुझे तलाक चाहिए या दे दो, या शादी, या ये शादी तलाक जो है हर चौथी पांचवी लाइन में लफ्ज़ आता है। और हमारे ड्रामे का हर करेक्टर ऑफिस ही जाता है, कोई दुकान पे नहीं जाता, कोई कुछ नहीं। मजदूरी करने नहीं जाता, कोई और इसीलिए जो काशिफ निसार साहब के जो ड्रामे हैं हाँ। वो लोगों को इसलिए एक ना नयापन उसमें लगता है कि वो उसमें जो मुज्जी है जो कि हमजा सोहेल कर रहे हैं, जी, वो सेल्समैन है, सेल्समैन। वो बाइक के पीछे एक डब्बा लगा के फिर रहा है। हाँ, क्योंकि हम बाहर निकलेंगे अभी इस वक्त तो हमें कोई ना कोई नज़र आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे मार्केट में मैंने देखा, बिल्कुल मुझे लगा कि ये है भी वही बंदा, मतलब मुझे जैसा ही उसकी बॉडी लैंग्वेज। हमजा बहुत अच्छा कर रहा है, नो बहुत डाउट, अच्छा बड़ी कर अच्छी उसने जी। उसकी टोन पकड़ी है और वो सारी बॉडी लैंग्वेज उसने जो बनाई है। तो बिल्कुल वैसे ही मुझे मुझे उसको देख के मुझे वो याद आया मुझे। तो मुझे लगा कि यार देखो कितना जीता जाता कैरेक्टर है जो हम देख रहे हैं उस ड्रामे में, कि हमें वो सड़क पे भी नज़र आ रहा है। इससे पहले वो आपके और हमारे मुश्तरका दोस्त अवैस अहमद ने लिखा था जीवन नगर, तो सारे किरदार ज़मीन से जुड़े हुए थे, काशिफ साहब ने किया था। जी जी। और जफ़र साहब का वो काबली पुलाव भी, वो सारे करैक्टर आपको लगते हैं हमारे इर्द गिर्द। बारबिना हाजी साहब हम आस पास ही देखते हैं कहीं। उसके बाद वो मंजोगी आया, वो भी मेरा ख्याल है कि हर 10वीं गली की कहानी है। बंदे को जोश तो बड़ा आता है ना तलाक देने में, हाँ बिल्कुल। बाद में फिर पछताता है। हाँ ठीक है जी, फिर वो हलाले के चक्कर में पड़ जाता है। जो कुछ दिखाया उसमें, तो वो हकीकत से करीब दिखाया। तीनों जो मिनी सीरियल थे हम टीवी के, उसमें आपका मंजोगी था, और तनमन नीलो नील था, और नादान था साजी गुल का लिखा हुआ। तो वो ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ थी। तो मेरा ख्याल है कि बेशक उनके व्यूज़ कम आए होंगे, ठीक है, लेकिन वो लंबे अरसे तक लोग उनको याद रखेंगे, और जब तक हैं वो लोग उनको देखते रहेंगे। यूट्यूब के ऊपर वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जी। तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, फिल्म मेकिंग की बात में उसमें रहेगी मेरी तरफ से, कि ये सारा जो प्रोसेस है ना प्रोडक्शन का, ये महंगा बड़ा हो गया। इसकी कॉस्ट नीचे आनी चाहिए। सही। इसकी कॉस्ट नीचे आएगी तो नए लोग आ पाएंगे। नए लोगों पे कोई बंदा पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, उसके पास नई कहानी है, वो बुरी बनाएगा, मतलब नहीं आती होगी उसको, लेकिन नया काम हमेशा नए लोग करेंगे। ऐसे ही है, पुराने लोग नया काम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। मतलब नहीं कर सकते हैं, करते नहीं हैं। यहाँ हो नहीं, हांस जिमर तो नहीं ना यहाँ पे कि हर दफ़ा इस तरह का म्यूज़िक वो बना देगा कि आप सोचेंगे यार ये पहली दफ़ा सुन रहे हैं। तो बात ये कि वो जो जो वो नया आदमी जो है उस पर कोई ट्रस्ट करता नहीं, क्योंकि पैसा बड़ा लगता है। ये थोड़ा कम होना चाहिए। मतलब 1 करोड़ रुपया तो लीडिंग कास्ट ले लेती है, 1 करोड़ रुपया तो उसने ले लेना। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, बाकी सारी कास्ट अलग है, प्रोडक्शन अलग है, तो करोड़ रुपया तो उधर चला गया। इस तरह फिल्म की बात करें तो वो इतना महंगा फॉर्मेट है, और उसके बाद हमारे जो सिनेमा नेटवर्क है, एग्जीबिटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और महंगा पड़ता है आपको, हर कुछ महंगा पड़ता है, सब कुछ महंगा पड़ता है। अच्छा आबद भाई, जहाँ तक मेरी मालूमात है, आप टीवीसी करते हैं और आपके पास आप समझते हैं सारे मामलात को, फिल्म और कमर्शियल और जो इनका फ़र्क है टेक्निक का, तो आप क्यों नहीं फिल्म की तरफ आए एज ए डायरेक्टर? मैं अभी एक फिल्म करके आया हूँ यूके में। एज ए डायरेक्टर या एज ए राइटर? एज राइटर और एज एज ए डायरेक्टर, डायरेक्टर, हाँ। अच्छा।
उसमें ये फीचर फिल्म है या फीचर फिल्म है। फीचर फिल्म? हाँ जी। अच्छा। फिल्म बनाई इसलिए गई कि कोरोना में मुझे हमारी एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बाहर से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि सोनिया खान नाम है उनका। जी मैं जानता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि जो यहाँ पे लोग हैं, क्योंकि वो है नॉर्वे में, उन्होंने कहा कि नॉर्वे में जो पाकिस्तानी हैं और क्योंकि लॉकडाउन है, हम सारे अंदर रहते हैं, तो ये सारे टिकटॉक बनाते हैं और यहाँ पे ग्रुप्स बन गए, इंडियन, अफ़गानी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी टिकटॉकर्स, ये आपस में लड़ते हैं और ये सारे मिल के पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा कॉर्नर करते हैं, ट्रोल करते हैं उसके ऊपर। मैंने कहा मैं टिकटॉकर्स के साथ कुछ नहीं करना चाहता, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैं एक्टिंग वर्कशॉप्स वगैरह करवाता था अलहमरा में या फिर ऑनलाइन, और उनका इनके साथ कुछ करते हैं कोई एक्टिविटी। तो मैंने उस वक्त रिफ्यूज़ किया और फिर उन्होंने मुझे एक दिन एक लाइव लिंक भेज दिया। वो मैंने खोला तो उसमें कुछ लोग गाड़ी में बैठे हुए थे और वो किसी को मारने जा रहे थे, लाइव वीडियो चल रही थी टिकटॉक के ऊपर, और वो गालियाँ दे रहे थे। और वो एक पहुँचे एक पाकिस्तानी के घर के बाहर और खड़े होकर नीचे से गालियाँ देने शुरू हो गए और धमकियाँ देने लगे और नीचे लोग जमा होने शुरू हो गए। तो वो था थोड़ा सा इमोशनल मेरे लिए। मैंने कहा कि इनको कुछ करते हैं, किसी तरफ लगाते हैं। पहला हमने उनकी अटेंशन लेने के लिए वहाँ पे मैंने एक अवार्ड करवाया टिकटॉक का, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, हॉलैंड, स्वीडन, तो ये सारे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, और यूके से भी कुछ लोग थे। तो टिकटॉक का एक अवार्ड करवाया, उसमें जजेस में थे गुलाम मोहिउद्दीन सब थे, लवर मलिक सब थे, मैं था, जो म्यूज़िक से रिलेटेड थे साहिर अली बग्गा उसको जज कर रहे थे। तो सारा करके वो काफ़ी उसकी हाइप हो गई और लोग हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। और उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने उसमें कैटेगरीज रखी थी कि ओरिजिनल कंटेंट देना आपने। मैंने कहा आप संजय दत्त की आवाज़ है, आप आगे आंसू बहा रहे हो, संजय दत्त 50 सालों से मेहनत कर रहा है बंदा, उसकी आवाज़ पे आपने 2 आंसू निकाल ली तो आपको लग रहा है वो एक्टिंग आपने की है, खुद करो ना, ज़रा पता चले। तो मसला ये था कि उनको लाया जाए कि उनको पता चले ओरिजिनल कंटेंट क्या होता है और कैसे बनता है। खुद रो के दिखाओ, खुद हंस के दिखाओ, खुद क्रिएट करो कुछ। तो वो अवार्ड के लिए उनको करनी पड़ी, क्योंकि हम ले ही ओरिजिनल वीडियो रहे थे। तो उसमें 200-250 लोगों ने अप्लाई कर दिया, वेले थे सारे लॉकडाउन की वजह से। उनमें से 60-70 लोग जो थे ना, वो मेरी जान नहीं छोड़ रहे थे। वो कहते थे कि ये एक्टिंग जो है जो हमने अभी की है, हमने करनी है। तो मैंने 3 महीने की एक्टिंग वर्कशॉप करवाई उनको ऑनलाइन। उसके बाद वो और पक्के हो गए, उन्होंने कहा हमने एक्टिंग ही करनी है, आप हमारे लिए फिल्म बनाएं। तो फिर वो नए एक्टर्स को जहन में रख के एक स्क्रिप्ट लिखा जो कि सिंगल लेयर स्टोरी है, ताकि वो बोल सकें, और 8 ग्रेडेड जो कंटेंट होता है ना वो बनाया उनके लिए, ताकि वो एक्टर तो वो है नहीं, ताकि वो परफॉर्म कर सकें और बुरे ना लगे। तो वो कोई मुश्किल नहीं लिखा, वो जैसे पीटीवी के ड्रामे टाइप होते हैं ना, उसी तरह का सब्जेक्ट एक बनाया। क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो एक ही लोकेशन पे, और दूसरा ये कि सब ने इक्वली उसको फंड किया, उन सब लोगों ने। जो उसमें से सीरियस लोग आगे आए और कुछ लोग नहीं आ पाए आगे, उनमें से कोई 8, 9, 10 थे। उन्होंने अपने रिसोर्सेज पूल किए और उन्होंने, ये आयशा असलम साहिबा से मैंने लिखवाया है। अच्छा, आयशा आपा से लिखवा? हाँ, आइडिया ये मेरा था। अच्छा, उनसे मैंने लिखवाया है, और उसके बाद उसका जो 3rd, 4th और 5th ड्राफ्ट है वो मैंने लिखा खुद, और 5th ड्राफ्ट हमने शूट किया। तो उन्होंने वो लिखा, तो मैंने उनको यही कहा था कि बिल्कुल सिंपल आपने लिखना है, जो 8वीं क्लास के बच्चे को समझ में आए, और लाइनें भी वैसी लिखनी है, हमने कोई बहुत भारी भरकम डायलॉग्स नहीं लिखने। तो वो मैं शूट करके आया हूँ। वो कोई है, उसका रन टाइम कोई 1 घंटा 30 मिनट, अभी उसका 2nd कट रेडी हुआ, तो अभी उसका म्यूज़िक शुरू कर रहे हैं हम, और फिर उसके बाद डबिंग वगैरह देखेंगे। तो ये कब तक हम उम्मीद रखते हैं कि सिनेमा हॉल्स में आ जाएगी? ये अब क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि देखना ये पड़ेगा कि ये यहाँ चलानी है, क्योंकि कंटेंट वहाँ की मार्केट को ज़हन में रख के बनाया। सही। तो वो फिर जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उस तरह से हम प्लान करेंगे कि किस तरह से यहाँ करनी है, OTT पे बेचनी है, वहाँ रिलीज़ करनी है, ये क्या करना। सही। तो लेकिन उस प्रैक्टिस से अच्छा ये हुआ कि वहाँ पे जितने जो बड़े 10-12 प्रोडक्शन हाउसेस थे, उन्होंने मुझे रीच आउट भी किया। कुछ को मैंने किया, क्योंकि हमें इक्विपमेंट चाहिए था, मैं बात कर रहा था रेंट आउट करने के लिए चीज़ें, कैमरा वगैरह। तो वो बहुत अच्छा एक नेटवर्क वहाँ बना उन लोगों के साथ। ये चल मेरा पुत और ये वाली जो फिल्में जो प्रोड्यूस करते हैं वो सारे लोग वहाँ पे, तो वो बहुत कीनली उन्होंने ऑब्ज़र्व किया मेरे काम को,
और उनमें से 5-6 लोग जो थे वो चाहते थे कि मैं उनके लिए फ़िल्म बनाऊं। अच्छा। उनके पास इक्विपमेंट है और उनके पास प्रोड्यूसर्स भी हैं। तो यूके में ये होता है कि फ़िल्म जो है वो बनने से ही आपको पैसे मिल जाते हैं। बाकी पूरी दुनिया में मतलब ये चलने से मिलते हैं, फिल्म चलेगी तो पैसे मिलेंगे, उधर बनने से ही मिल जाते हैं, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट लिखना है और आपने ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट को पिच करना है। उनके 28 पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं। 28 पॉइंट्स में से 18 पॉइंट जो हैं वो मैच करने चाहिए, आपकी स्क्रिप्ट में होने चाहिए। अगर हैं तो वो फंड करेंगे आपकी फिल्म। कितनी करेंगे बताते नहीं हैं वो, एक लेटर दे देते हैं कि हम इस फिल्म को फाइनेंस करेंगे। लेटर ऑफ रिलीफ कहते हैं उसको। वो लेटर लेके आप मार्केट में निकलते हैं तो कोई भी प्रोड्यूसर पैसे लगा देता है उस पर। सही। अच्छा आबद भाई, आपको याद है एक फिल्म में आप एक्टिंग कर रहे थे और मैं उस फिल्म का असिस्टेंट था? नहीं, मुझे नहीं याद। ये कौन याद सी फिल्म कीजिए। है? अच्छा, आपने मेरा लिखा हुआ एक स्क्रिप्ट भी किया है, वो भी याद है कि नहीं? मुझे बिल्कुल नहीं याद ही, मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, पहले एक शॉर्ट फिल्म थी मेरी लिखी हुई, दिल के किस्से में, जो कि अली सजाद ने की थी। जो अली सजाद ने डायरेक्ट हाँ की हाँ हाँ, थी। बिल्कुल वो बिल्कुल मेरा बिल्कुल। लिखा हुआ, दरअसल वो अच्छा मेरा अफसाना था। मेरी दूसरी किताब में कहानी थी, अफसाना था दिल के किस्से में। अच्छा 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 अच्छा। तो उसके ऊपर वो स्क्रिप्ट लिखा था, तो वो आपने उसमें बड़ा अच्छा किया था आपने काम। हाँ हाँ हाँ, मैं एक दिन का हमारा काम था। मोमिना भी थी उसमें, जी, मोमिना मोमना भी बतूल। थी, और वो इधर पास में ही शूट हुआ था अली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, वो मेरा लिखा हुआ स्क्रिप्ट अच्छा। था। अच्छा देखें, अब एक फिल्म आपने की थी, गोरा डायरेक्टर था माइकल हडसन। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो उस फिल्म का असिस्टेंट, जो 3 असिस्टेंट थे उनमें से एक मैं भी था। अरे वाह 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 वाह, देखिए उस ज़रा। फिल्म का नाम था ड्रिवन। हाँ, ड्रिवन, जो कि कामरान उसको कामरान कर रहे थे। फाइक लेके आया था वो डायरेक्टर बाहर से। और उसका जो डीओपी था, कैस्पर नाम था उसका हाँ लड़के हाँ, का। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो उस फिल्म का असिस्टेंट मैं था, माइकल हडसन का। अच्छा। मेरे साथ एक लड़की थी एनसीए की, और एक हमारे महमूद हालीपोटा होते हैं, और हाँ हाँ, महमूद वहाँ हाँ, कराची चले गए। जी कराची चले गए। हाँ। तो वो जो 3 असिस्टेंट थे उनमें से जो तीसरा वो मैं था। अच्छा। तो ड्रिवन वो बन नहीं पाई। बन नहीं पाई वो, हाँ। वो शूट उसकी अच्छी खासी हो गई थी, लेकिन कुछ देखिए वजूहत ना, की। यही वो बात है कि यूके में भी इस तरह होता है कि 10 फिल्में शुरू होती हैं ना, जी। उनमें से 7 नहीं बनती, हम्म, 7 कंप्लीट नहीं होती। सही। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो मेरा सबसे बड़ा जो मुझे जो फियर था वो ये था कि मैं कोई मेरे क्रेडिट पे कोई इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ना आ जाए। हम्म, ऐसा ना हो कि बन नहीं पाई। सही। लोग 40-40 हज़ार पाउंड खर्च कर चुके हुए, और उसमें से ट्रेलर भी नहीं एडिट हुआ। हम्म, अंदाज़ा करें। तो जिस प्रोडक्शन हाउस में जा रहा हूँ वो अलमारी खोल के मुझे दिखा रहा है हार्ड डिस्कों का पूरा एक उधर ढेर लगा हुआ है। कहता है कि ये वो फिल्म है जो कंप्लीट नहीं हुई। इनके पास पैसे ही नहीं है कि हार्ड डिस्क वापस ले जाएं अपनी। सही। तो इक्विपमेंट के पैसे, स्टूडियो के पैसे उन्होंने देने हैं, हमने हार्ड डिस्क रख ली है। अब वो ना, अब ये वो पता नहीं मुझे क्यों बता रहे थे, लेकिन मेरे ऊपर इसका बुरा इम्पैक्ट हो रहा था। मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो गया। और नहीं, आपकी तो सबसे, माशाल्लाह कंप्लीट होगी फिल्म। हाँ वो कंप्लीट हो गई, लेकिन उस वक्त बनी नहीं थी ना, सही। क्योंकि मेरे पास जो स्केजुअल था ना वो था टोटल 7-8 दिन की शूट मैं कर सकता था, जो पैसे थे और जो लोकेशन थी। ठीक है। तो 7-8 दिन में आपने मतलब कोई घंटे डेढ़ की फिल्म शूट करनी है और नए एक्टर्स के साथ। तो उससे हो ये रहा था कि मुझे ये समझ आई कि मेरे पास स्केजुअल जो है वो एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स का है और मेरे पास नए एक्टर्स हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। और वो टिकटॉकर थे तो वो टिकटॉक बनाने लग जाते थे। उनको ज़रा टाइम मिलता था, वो अपनी लाइनें याद नहीं करते थे, वो टिकटॉक बनाते थे। तो वो ड्रिवन आपने याद करवाई, वो बड़ा एक पैशन प्रोजेक्ट था जी जी कामरान का। जी जी, कामरान का। तो मुझे उसका ऑडिशन बड़ी अच्छे तरीके से याद है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे लाइनें बोल के दिखाएं, माइकल। माइकल हडसन की बात कर। तो उन्होंने कहा कि ये जो पुलिस वाला है जो बड़ा बुरा है, करप्ट है, ये उसका सबॉर्डिनेट है, लेकिन ये अच्छा आदमी है और ये उससे एग्री नहीं करता। रेहान शेख साहब जो रोल कर रहे थे। अच्छा, मुझे नहीं पता इस बारे में। नहीं, वो रेहान शेख, आपका अच्छा। जो बॉस था वो रेहान शेख साहब रोल कर तो रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़ी मेरे लिए इसमें लर्निंग थी उनकी इस बात में। उन्होंने कहा कि अब तुम ये उनको कहना चाहते हो, तुम बताना चाहते हो कि तुम एग्री नहीं करते, वो तुम उसको ठीक करना चाहते हो उस आदमी को, लेकिन इसके लिए ना तो कोई डायलॉग है ना कोई सीन है, तो तुम कैसे करोगे?
तो मैंने कहा मुझे 2-3 मिनट दें, मैं उस सीन्स पढ़े तो मैंने कहा मैं ये सिगरेट पी रहा है ये पुलिस वाला, तो ये करे कि ये सिगरेट जो है ना ये बुझाए बगैर फेंकेगा, और ये बंदा जो है जो उसका सबॉर्डिनेट है जो मैं हूँ, मैं बुझाऊंगा और बुझा के साइड पे करूँगा या एस्ट्रे ढूंढूंगा उसमें डालूंगा। सही। तो इससे ये पता चलेगा कि मैं उसके तरीक़ाकार से मुत्तफिक भी नहीं हूँ, उसको करेक्ट भी करना चाहता हूँ। तो हमने कोई सीन भी नहीं ऐड किया, हमने कोई डायलॉग भी नहीं किया, तो उन्होंने कहा ओके आप कर रहे हो। माइकल हडसन से बहुत कुछ मैंने भी सीखा। वो 2014 में, अभी हाल ही में कोमल नेहाटा को एक इंटरव्यू दिया है संदीप रेड्डी वांगा ने, एनिमल का जो डायरेक्टर। तो जो बात उसने आज की कि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक पहले रिकॉर्ड करता हूँ फिल्म का। अच्छा। तो माइकल हडसन ने ड्रिवन का जब 2014 में शूट हो रही थी तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक उसने भी पहले रिकॉर्ड किया हुआ। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक पहले कर लिया था? हाँ हाँ। अच्छा। जो ड्रिवन जिसमें आप काम कर रहे थे, हाँ वो उसका सीन्स का म्यूजिक कर लिया होगा उसने पहले बैकग्राउंड वो बाहर से करवा के अपने साथ लाया था। वाह। मतलब वो बहुत अच्छी फिल्म बन रही थी। लेकिन फिर मैं अभी कुछ 2 साल पहले जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा यार वो जैसी भी है, कुछ ज़ाहिर कुछ हुआ है, उसके कुछ ना कुछ शक्ल है, बहुत अच्छी शूट हुई थी। तो मैंने कहा यार उसे ही कुछ ना कुछ आप मतलब कहीं ना कहीं डाल दो। तो आपके पैसे तो डूबे हुए हैं, लेकिन वो एक देख के फील बड़ी अच्छी आती है, तो आप उसको कहीं ना कहीं डाल दो। तो उन्होंने कहा नहीं फिर पैसे लगाने पड़ेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, वो मतलब। लेकिन बहरहाल वो फिल्म बहुत अच्छी बन रही थी, लेकिन फिर वही मसला कि बजट की वजह से वो बन नहीं पाई। अच्छा अवध भाई, आपसे ढेर सारी बातें हुई, तो अभी चाय भी हमारी आ गई है। तो चाय के साथ लोग करते हैं रैपिड फायर, तो मैंने इसका नाम रखा हुआ है फटाफट। अच्छा ठीक है। तो कुछ फटाफट मैं सवाल करूंगा और आपने कुछ फटाफट उनके जवाब देने हैं। ठीक है। तो थैंक यू बिलाल, चाय बड़ी अच्छी है और आप टेक केयर कर रहे हो सारा इसका टेक्निकल और एडिट वगैरह, तो थैंक यू सो मच। आबिद भाई, ये मेरा बेटा था बिलाल अहमद चौहान। तो आप अपने बच्चों के बारे में बताइएगा, उनमें से भी कोई इस लाइन में है? हाँ जी, मेरे 2 बेटे हैं, अली और मूसा नाम है उनका। जी। अली जो है वो उसने फिल्म एंड टीवी में अभी BS ऑनर्स किया है NCA से, लाहौर से, अच्छा और वो वहाँ पढ़ा रहा है। अच्छा, NCA में पढ़ा रहा है? हाँ जी। यार आपको लगता नहीं माशाल्लाह बच्चे जवान हो गए? मेरी शादी जो है वो मेरा ख्याल है 23-24 साल की उम्र में हुई, अच्छा। और बिल्कुल उस तरह से नहीं था कि मेरा ये ख्याल था कि कोई 30 साल की उम्र तक जाए बंदा और फिर शादी करे। तो मैं सोचता था करियर ये वो सारा कुछ, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी अनप्लान्ड आपकी लाइफ में आती हैं कि वो प्लान से भी बेहतर हो जाती हैं। सही। तो वो बड़ा अच्छा हुआ उसकी वजह से कि बच्चे माशाल्लाह अब बड़े हो गए हमारे साथ ही। तो उन्होंने O लेवल्स किया, फिर उसके बाद GC से उन्होंने ये मूसा की बात कर रहे हैं? दोनों ने। अच्छा, मूसा और अली? हाँ, अली और मूसा हैं, अली बड़ा है, मूसा छोटा है। अच्छा। तो इन्होंने DPS मॉडल टाउन से O लेवल्स किया, उसके बाद ये चले गए दोनों GC। वहाँ एक ने FSC की, एक ने FA किया। और अली जो है वो टॉपर है थ्रू आउट, और फिल्म एंड टीवी की डिग्री में भी टॉप किया उसने। अच्छा। तो उसका जो है सबसे ज़्यादा है उसके नंबर उसमें। उसके बाद NCA ने उसको जॉब ऑफर की, तो वो हाँ 3 दिन बाद उधर ही पढ़ाना शुरू हो गया जहाँ वो अच्छा। पढ़ रहा था। अच्छा, 2 बेटे ही हैं हाँ जी। कि बेटी भी है? नहीं, बेटी नहीं है। तो इसीलिए आप डीजू से, मतलब वो जो सारी मोहब्बतें बाप वाली वो डीजू पे निशावर कर रहे हैं? हाँ, मेरी मिसेस की एक भतीजी है हमारे पास, वो मेरी बेटी है, और वो हमारे पास ही हैं। तो अच्छा। वो जो सबसे बेटी के करीब तरीन जो इंसान है वो सानिया नाम है उसका, तो वो है। और आपने बिल्कुल सही बात ये पकड़ी कि एक्चुअली सजल ने जो मेरे अंदर जो बाप वाला वो था ना एक पहलू, उसको सम हाउ द अदर उसने कनेक्ट किया उससे। और वो जिस प्यार से मुझे बाबा बोलती थी, मैं उसको कहता था मतलब तुम किस तरह ये बोल रही हो। मैं क्या काशिफ भाई कैसे बोल रही है, मतलब मुझे लग रहा है मेरी बेटी है ये। तो इस तरह के सीन्स हुए हैं कि वो एक्चुअली इमोशनल सीन्स थे। अभी जो मेरे ख्याल 18वीं एपिसोड का जो पहला सीन है जिसमें वो बात करता है कि बेटियां जो हैं वो ब्याह के चली जाती हैं, वो पहला ही सीन है, नाश्ता कर रहे हैं और वो बड़ा इमोशनल एक हाँ, सीन। बहुत अच्छा सीन है। एक्चुअली मैं बहुत डिप्रेस था उस सीन में। जब मैंने वो सीन पढ़ा तो मेरे ज़हन में उसकी 2 पॉइंट्स थे जहां मुझे लगा कि मैं रीच आउट कर सकता हूं इस सीन को। एक था जो बहुत अंडर था, मैं बहुत ही पर्सनल बात बता रहा हूँ अब।
एक मुझे उसकी वेरिएशन थी जो लग रही थी कि बहुत अंडर बोलना शुरू करे, बहुत अंडर रखे ये सीन। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो मेरे से बोला नहीं जा रहा था, मुझे रोना आ रहा था। तो मैंने कहा कि अगर ये सेट पे ऐसे होगा तो मैं तो ये सीन तो रुक जाएगा, क्योंकि मैं तो रोना शुरू हो जाऊंगा, क्योंकि वो इतना भीगा हुआ था फीलिंग्स के अंदर और इमोशंस के अंदर वो सीन के, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। दूसरा मुझे लगा कि इसमें मैं एंगर को मिक्स करता हूँ, तो एंगर ड्रिवन सीन करता हूँ लेकिन इमोशनल करता हूँ, तो उठा लेता हूँ सीन, पेचिस की उठा लेता हूँ। तो क्योंकि एंगर में मार्जिन है कि मैं लाउड चला जाऊँगा। अच्छा, अब ये दो वेरिएशन हैं और मैं सीन रीड कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं काशिफ भाई को दोनों दिखा दूँगा, जो वो कहेंगे कर दूँगा। तो काशिफ भाई ने कहा कि क्या लग रहा है, तो मैंने कहा मैं बोल के दिखाता हूँ कि हाँ हाँ। तो वो मैंने बोला, तो मैंने पहले वो वाला बोला जो लाउड था, उन्होंने कहा यही सुर रख। मैंने कहा चलो जी ठीक है, तो वो किया। अच्छा, वो एक्चुअली फेस मेरा कांप रहा था उसमें, सच में। फिर जो वो सीन था जिसमें वो हाथ पकड़ के सबा फैसल जो हैं वो दिखाती हैं वॉशरूम, वो बहुत ही ज़्यादा वो इंसल्टिंग और डिसरिस्पेक्टफुल वो था वो सारा। मैं बहुत अपसेट रहा पूरा टाइम। और क्योंकि मैं जब भी मैंने फील किया कि यार किसी न किसी के साथ ऐसा हो रहा है, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ इससे कहीं ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है। बाप के साथ भी, जो बेटी का बाप है, और बेटी के साथ भी ससुराल में। तो वो इतना अपसेटिंग था, मैं कुछ बता नहीं सकता कि मैं बहुत एग्जॉस्ट था उस दिन कि यार ये क्या है, ये मतलब एक्चुअली इस तरह की चीज़ें हो रही हैं दुनिया में। बड़ी तकलीफ़देह बात थी। तो वो सही आप कह रहे हैं कि उसने वाकई कनेक्ट किया मेरे साथ उस तरह से कि, और वो इसमें केमिस्ट्री जो नज़र आ रही है उसकी वजह भी यही है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सटेम्पोर हैं मेरे और सजल के बीच में, जो कि उसमें नहीं है। और काशिफ भाई ने कट नहीं बोला तो हम चीज़ें करते जा रहे हैं। तो उसका बड़ा मज़ा आता है, और वो हो ही नहीं सकता जब तक कि आप को एक दूसरे की समझ ना आ रही हो। चाय से पहले हम फटाफट शुरू करने वाले थे, तो वापस जी जी उसकी जी, तरफ प्लीज़। आते हैं। तो सज्जल की बात चल रही, तो सज्जल से शुरू करते हैं। सज्जल अली या यमुना जैदी? मैंने यमुना के साथ काम नहीं किया, तो डेफिनेटली सजल। अच्छा, सबीना फ़रूक या इकरा अजीज़? सबीना वो मन जोगी वाली है। मन जोगी वाली, उनके हाँ, साथ आपने सबीना। कहा जी। काबली पुलाव वाली हाँ, सबीना। सबीना। हुमायूं सईद या अदनान सिद्दीकी? हुमायूं सईद। फैसल कुरैशी या नुमान एजाज? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। अमानुल्लाह या सुहेल साहब? अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब। रंगीला साहब या मुनव्वर ज़रीफ? मुनव्वर ज़रीफ साहब। अली जाज या नन्ना? अली जाज साहब। सुल्तान रही या मुस्तफ़ा कुरैशी? सुल्तान रईस साहब। अंजुमन बेगम या आसिया बेगम? अंजुमन साहिबा। अंजुमन साहिबा। रीमा या रेशम? रीमा। सही। मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है, रेशम के साथ मैंने काम नहीं किया हुआ, सही। तो मुझे उनका वो नहीं पता। लेकिन रीमा साहिबा जो है, मैंने उनके साथ काम किया है, बहुत ही अच्छी और नफीस खातून वो है। आमना मुफ्ती या बीगुल? दोनों का नहीं मुझे पता, मैंने दोनों उनका इसके काम नहीं किया, मतलब। जफ़र मिराज या खलीलुर रहमान का? ज़फ़र साहब, बिल्कुल। जफ़र साहब। नदीम बेग या काशिफ निसार? काशिफ निसार। आखिर में जवेद अख्तर साहब या गुलजार साहब? ओए ओए ये आपने बसा लिया है। मैंने गुलजार साहब के साथ काम किया हुआ है, जावेद साहब के साथ नहीं किया। लेकिन जावेद साहब भी बहुत ही बड़े लेवल के, मुझे लगता है इनमें या नहीं हो सकता लेकिन अगर करना पड़ेगा तो गुलजार साहब। अच्छा, मेरी जो ज़िंदगी की शदीद ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश है वो गुलजार साहब से मुलाकात। जिन दिनों वो पाकिस्तान आए उन दिनों मैं दुबई में था। अगर मैं यहाँ होता तो मैं किसी न किसी तरीके से। अच्छा, आपने जो डीपी लगाई है फेसबुक के ऊपर वो गुलजार साहब के साथ ही है। जी जी। तो मुझे हर उस बंदे से जालिसी होती है जो गुलजार साहब एग्जैक्टली अगर कोई और लगाएगा तो मुझे भी होगी। बिल्कुल इसी तरह जब कोई कहता है ना मुझे गॉड फादर पसंद है, तो मैं कहता हूँ यार इसको क्यों पसंद है गॉड फादर ये तो मुझे पसंद है। अच्छा, मैं ना क्योंकि प्रोग्राम का आखिर में हम आ चुके हैं, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि यार मेरी किताबें गुलजार साहब के हाथों तक पहुँचें। तो पाकिस्तान में जितने लोग थे जिनसे गुलजार साहब की मुलाकात रही, तो मैंने सबसे गुलजार साहब का नंबर मांगा, लेकिन सब ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से टाल दिया, नंबर किसी ने नहीं दिया।
फिर मैं क्योंकि दुबई में था तो मैंने अपने छोटे भाई को कहा, एक बम्बई का उसका दोस्त था, तो मैंने किताबें दुबई भिजवाई थी, मतलब मेरी 8 किताबें जो शाया हो चुकी, तो वो सारी किताबें भाई ने उसको, जो बम्बई का कोई लड़का है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, तो वो बम्बई ले गया और उसने वहाँ से गुलजार साहब को पता नहीं कहाँ से एड्रेस लिया और उसने पोस्ट कर दी, तो गुलजार साहब तक मेरी सारी किताबें पहुँच गई। वाह फिर गुलजार साहब ने मुझे एक किताब की तस्वीर बना के मेल की वाह वाह अपने वाह। हाथों में, तो ये मेरे लिए एक एजाज़ है। यकीनन उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा उसमें से। हाँ, वो उर्दू पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हाँ, हैं। उर्दू पढ़ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं। आबद भाई, गुलजार साहब का चश्मा है मेरे पास। क्या बात है ये और जेलसी वाली बात होगी वो जब यहाँ कर रहे थे काम, तो पहली दफ़ा आए थे उस वक्त, हम्म, तो उनकी ऐनक टूट गई थी, अच्छा नज़र की ऐनक। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इसको ना किसी चीज़ से बांध लेते हैं तो काम तो चलाएं। हम्म, तो मैंने कहा मैं बनवा देता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा बन जाएगी इतनी जल्दी? मैंने कहा बन जाएगी। तो मैंने किसी को भेज के फ़ौरन बनवा के उनको दी। अच्छा। बरकत मार्केट भेजा, वहाँ से बनवा के आ गया। तो उन्होंने पहन के देखी, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी है, ये तो सही है। हम्म, तो उन्होंने वो टूटी हुई ऐनक उतारी, बॉक्स में रखी। तो मैंने कहा ये मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा आप क्या करेंगे? मैंने कहा मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ले लो। तो उन्होंने वो टूटी हुई ऐनक मुझे दे दी, और जो कवर था यहाँ का, लाहौर का, बरकत मार्केट का, उसमें अपनी ऐनक रखी। और मेरे पास उनकी ऐनक है जिसमें वो बॉम्बे का वो कवर है और उसमें टूटी हुई ऐनक है गुलजार साहब की। ये तो आपने जला के भस्म कर दिया मतलब आपके पास गुलजार साहब की टूटी हुई ऐनक है। हाँ। इसके ऊपर बड़ा अच्छा अफसाना लिखा जा सकता है आबद भाई। अच्छा आबद भाई, आपने अली के बारे में तो तफसील से बता दिया, और जो आपका छोटा बेटा है मूसा, उसके बारे में नहीं बताया। मूसा जो है वो शुरू से ही ना उसका म्यूज़िक का बहुत एक जहन था, और वो गाता था। तो वो खैर वो काफ़ी उसका म्यूज़िक की तरफ था जहन। तो उसने फिर मुझे शुरू से ये था कि सीख के करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और सीखना भी इस तरह से कि वो डिग्री यहाँ पे भी हो जो आपने सीखा है, और जब आप वो दुनिया में कहीं भी जाएं तो वहाँ पे भी आपका नॉलेज जो है वो रहे, वो क्या कहते हैं, रेलेवेंट रहे। ऐसा नहीं कि आपने लैंग्वेज और पढ़ी हुई है, आपने ऑन जॉब सीखा हुआ है, डिग्री है नहीं, तो आपको जितना भी अच्छा आता है बाहर जाएंगे तो आपको वो मानेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो बेशक आप उतने अच्छे टेक्नीशियंस नहीं भी हैं, अगर आपके पास वो डिग्री है तो आप जाते ही वहाँ पे हो सकता है पढ़ाना शुरू कर दें। तो ये मेरा शुरू से था कि वो किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से सीखें। तो लकीली उनको एडमिशन्स भी मिलते गए। बड़ा मुश्किल है एडमिशन, मैं तो बड़ा हैरान हुआ जब मुझे पता चला, क्योंकि मेरे पास इंटर्नशिप के लिए आते थे एनसी के स्टूडेंट, तो मैं उनको बहुत डांटता रहता था कि तुम्हें आता ही कुछ नहीं, क्या पढ़ते हो तुम वहाँ पे, उधर है क्या। तो जब इनको एडमिशन करवाना था तो पता चला कि 4,500 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है और 8 सीटें हैं। अच्छा। तो फिर मुझे समझ आई, मैंने कहा ये तो बड़ी गेम है भाई, इस कॉलेज की तो बड़ा नाम है इसका। तो वो फिर दोनों, मतलब उधर अली ने फिल्म एंड टीवी वहाँ से पढ़ा है, अब वो माशाल्लाह वहाँ पढ़ा रहा है। और जो एनसीए मूसा में। एनसीए में, जी। और जो मूसा है वो म्यूजिकोलॉजी में है उसका। वो एनसीए से पढ़ रहा है, हाँ जी, मतलब एक बेटा आपका एनसीए में पढ़ा रहा है और हाँ जी, दूसरा एनसीए से पढ़ रहा है। हाँ। तो वो म्यूजिकोलॉजी में है, 3rd ईयर में। तो अपना म्यूज़िक करता है, शोज़ करता है, स्पॉटिफाई पे चीज़ें करता है, फिल्मों के जो शॉर्ट फिल्म्स हो रही होती हैं उनकी म्यूज़िक देता है। और अभी ये जो हमने यूके वाली जो फिल्म की है उसका गाना भी उसी ने प्रोड्यूस किया हुआ है, उसका बैकग्राउंड भी वही कर रहा है। क्या बात। आबद भाई, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे दिलवाली गली में के बिलाल सदीकी उर्फ डॉक्टर आबद अली। अगली किसी वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात होती है। मैं हूँ आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान।